तुमने अभी इमरान को देखा ही नहीं, वरना बहरहाल वक्त मत जाया करो। अगर तुम तमाशा देखना ही चाहते हो तो फिर हॉल से बाहर निकलकर दरवाजे पर खड़े हो जाओ, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और फिर उसके साथी एक एक करके हॉल से बाहर निकल गए। अलबत्ता जूलिया और चौहान वहीं खड़े रहे। चौहान अपना बाजू पकड़े हुए था। बाकी साथी भी हॉल के मुख्तलिफ दरवाजों पर जम गए। उनका ख्याल था कि इमरान को उनकी जरूरत पड़ सकती थी। तुम बहुत जियाले और जज्बाती नौजवान हो, मुझे तुम्हारी ये हिम्मत पसंद आई है, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें भयानक मौत नहीं मारूंगा, गॉस डिलर ने अपने जिस्म को सीधा करते हुए रहम भरे लहजे में कहा। वक्त मत जाया करो गॉस डिलर, मैं तुम्हारे बॉस को जल्द अज जल्द तुम्हारी लाश का तोहफा भेजना चाहता हूँ, इमरान ने करक लहजे में कहा। और उसी लम्हे वो बिजली की तरह अपनी जगह से उछला और उसके दोनों पैर पूरी कुव्वत से गॉस डिलर के चेहरे पर पड़े। गॉस डिलर का सर एक झटका खाकर रह गया और इमरान दूसरा वार करने के लिए सीधा हो गया, मगर गॉस डिलर ने बड़ी फुर्ती से कदम आगे बढ़ाया और दूसरे लम्हे उसका दाया फौलती बाजू पूरी कुव्वत से हरकत में आया। इमरान ने उसके वार से बचने के लिए अपने जिस्म को बाएं तरफ समेटा, मगर गॉस डिलर सिर्फ कदों कामत ही नहीं रखता था बल्कि लड़ाई भिड़ाई के फन में भी ताक था, क्योंकि उसने दाएं बाजू को हरकत देकर बाएं हाथ का भरपूर थप्पड़ इमरान के चेहरे पर मारा और इमरान उछलकर 2 फीट दूर जा गिरा। ये इमरान ही था कि उसका थप्पड़ खाकर सिर्फ 2 फीट दूर गिरा था। अगर इमरान की बजाय कोई और होता तो उसके लिए यही थप्पड़ काफी हो जाता। नीचे गिरते ही इमरान फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। अब उसकी आंखों में गुस्से के चिराग जल उठे थे। चुनांचे उठते ही उसने तेजी से जस्त लगाई और फिर उसका हल्का पुल्का जिस्म फिजा में तैरता हुआ गॉस डिलर की तरफ बढ़ा। गॉस डिलर ने उसे रोकने के लिए अपने हाथ उठाए, मगर इमरान ने उसके करीब आते ही अपने जिस्म को सुकेड़ा और फिर वो बिजली के कोंदे की तरह लपकता हुआ उसके सर की दाएं साइड से होता हुआ उसकी पुष्ट पर जा गिरा और उसके साथ ही गॉस डिलर के हलक से एक खौफनाक और करिया चीख निकली। इमरान इस दौरान अपना काम दिखा चुका था। उसकी फौलादी उंगली ने गॉस डिलर की आंख बाहर निकाल दी थी और गॉस डिलर की उस आंख से खून और मवाद बहना शुरू हो गया। इमरान उसकी पुष्ट पर गिरते ही एक बार फिर उठकर खड़ा हो चुका था। गॉस डिलर चीख मारते ही तेजी से पलटा और फिर मस्त हाथी की तरह इमरान पर पल पड़ा। इमरान जहां मौजूद था वहां करीबी दीवार थी और शायद गॉस डिलर का ख्याल था कि वो इमरान को अपने और दीवार के दरमियान दबाकर चूटी की तरह मसल देगा, मगर इमरान उसके तस्वर से भी कई ज्यादा फुर्तीला था। चुनांचे गॉस डिलर जैसे ही जोश की शिद्दत में उसकी तरफ बढ़ा, वो दीवार की तरफ हटता चला गया और गॉस डिलर अपनी तरकीब को कामयाब होते देखकर और भी जोश में आ गया। और फिर जैसे ही गॉस डिलर दीवार के करीब पहुंचा, इमरान यकदम नीचे बैठ गया और गॉस डिलर एक धमाके से दीवार के साथ जा टकराया। गॉस ने अपने हाथ दीवार पर रखकर अपने आप को रोकने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे इमरान ने पूरी कुव्वत से अपना सर उसके पेट में मार दिया और गॉस डिलर जो अपने आप को रोकने की कोशिश में था, इस टक्कर को सहार न सका और एक धमाके से पुश के बल फर्श पर गिर गया। और उसी लम्हे इमरान ने अपनी पिंडली से बंधा हुआ खंजर खींचा और बर्क से तेजी से उसका खंजर फर्श पर गिरे हुए गॉस डिलर की नाक के नीचे घुसता चला गया। गॉस डिलर ने एक हौलनाक चीख मारी और फिर जिनों के आलम में उठ खड़ा हुआ, मगर इतनी देर में इमरान का खंजर तकरीबन 5 बार उसके पहलुओं को छेद चुका था और अब वो जिनों के आलम में इमरान को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग पड़ा। वैसे ये बात इमरान भी जानता था कि अगर एक बार वो गॉस डिलर के कब्जे में आ गया तो फिर उसकी एक भी हड्डी सलामत नहीं रहेगी। कमरे का चक्कर लगाकर इमरान फिर उसी जगह आ गया जहां गॉस डिलर का खून काफी मिकदार में फर्श पर मौजूद था। उसने अपने पैर खून से बचाकर फर्श पर रखे और आगे बढ़ गया, मगर उसके पीछे गुस्से की शिद्दत में भागता हुआ गॉस डिलर जब उस जगह पर पहुंचा तो उसके पैर अपने ही खून पर पड़े और वो फिसलकर एक जोरदार धमाके से मुंह के बल फर्श पर आ गिरा। उसी लम्हे इमरान वापस पलटा और उसने हाथ में पकड़े हुए खंजर को पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन की पुष्ट में घोंप दिया। इमरान ने खंजर घोंपने के लिए ऐन उस जगह का निशाना लिया जहां आसाबी निजाम का मरकज हराम मकस होता है। चुनांचे जब उसने अपने हाथ को झटका देकर खंजर को वापस खींचा तो देवजात गॉस डिलर बेहिस वो हरकत पड़ा रह गया। अब उसके हलक से खौफनाक चीखें निकल रही थी, मगर वो अपने जिस्म को हरकत देने से कासिर हो गया था। इमरान ने उसका बाजू पकड़ा और पूरी कुव्वत लगाकर उसको सीधा कर दिया। अब बताओ गॉस डिलर, तुम्हारी वो ताकत और गुरूर कहाँ गया? देखो, मैंने अपने वादे के मुताबिक तुम पर आतिशी असला इस्तेमाल नहीं किया, इमरान ने बड़े तंजिया लहजे में उससे मुखातिब होकर कहा।
तुम बेहद कमीने और चालाक इंसान हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसे हरबे इस्तेमाल करोगे। गॉसडिला ने पहली बार शिकस्त खोरदा लहजे में कहा। अच्छा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इमरान ने हाथ में पकड़े हुए खंजर को तोलते हुए कहा। हाँ, अब मेरा मर जाना ही बेहतर है। गॉसडिला की शिकस्त को मौत ही छाप सकती है। गॉसडिला ने डूबते हुए लहजे में जवाब दिया। नहीं गॉसडिला, तुम्हारी मौत से मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं बेबस इंसान पर हमला करना अपनी मर्दानगी के खिलाफ समझता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी मौत से पहले तुम्हारा बॉस यहाँ तक पहुँच जाए तो उसे बता देना कि वह इमरान के मुल्क में अपने नापाक अज़ाइम कभी पूरे नहीं कर सकेगा। इमरान ने जवाब दिया और फिर मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। हॉल के बाहर मौजूद उसके साथी अपनी पहली राय पर बेहद शर्मिंदा नजर आ रहे थे। इमरान उनके तस्वुरात से कहीं बाला था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान इतनी आसानी से उस देवजात को बेबस करके शिकस्त दे देगा। चौहान, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ता जाऊंगा और बाकी तुम सब यहीं ठहरकर कोठी की मुकम्मल तलाशी लो। अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जो तुम्हारी नजर में बेहद अहम हो तो उसे अपने साथ ले लेना, वरना गैर जरूरी चीजों में वक्त ज़ाय मत करना। और दूसरी बात ये कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर तलाशी खत्म करके कोठी से चले जाना। मुजरिम से कोई बैद नहीं कि वो अपनी किसी कॉल का जवाब ना पाकर पूरी कोठी ही उड़ा दे। सफदर और कैप्टन शकील कोठी के बाहर पहरा देंगे। अगर मुजरिम यहाँ आए तो खामोशी और एहतियात से उनका ताकुब करना। इमरान ने अपने साथियों को हिदायत देते हुए कहा और फिर वो चौहान को अपने साथ लिए कोठी से बाहर निकलता चला गया। इमरान जैसे ही दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक जीरो ने उससे मुखातिब होकर कहा। इमरान साहब, शुक्र है आप बरवक्त पहुंच गए। अभी अभी सर सुल्तान का टेलीफोन आया है कि 15 मिनट बाद वजीर आजम हाउस में आला हुक्काम की मीटिंग हो रही है और सर सुल्तान ने आपके फौरी तौर पर वहां पहुंचने पर बेहद जोर दिया है। मैं सोच ही रहा था कि आपसे कैसे राब्ता कायम करूं। ब्लैक जीरो ने तेज तेज लहजे में कहा। ठीक है, मैं अभी चला जाता हूं। इमरान ने संजीदगी से जवाब दिया और फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया ताकि X2 का मखसूस लिबास पहन सके। मीटिंग शुरू होने से चंद लम्बे पेशतर इमरान बाहैसियत X2 मीटिंग में दाखिल हुआ। उसने सियाह सूट पहना हुआ था, हाथों पर सफेद दस्ताने और सर पर सियाह रंग का नकाब था। नकाब में से सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, मगर आंखों पर सियाह शीशों की ऐनक मौजूद थी जो इमरान ने नकाब के अंदर से ही पहनी हुई थी। सीने के बाएं तरफ सुर्ख रंग का छोटा सा अथॉरिटी बैज लगा हुआ था। जैसे ही इमरान मीटिंग हॉल में दाखिल हुआ, वहां मौजूद तमाम आला सरकारी ऑफिसर्स उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। इमरान ने आहिस्ता से सर हिलाया और फिर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद वजीर आजम मीटिंग की सदारत के लिए हॉल में तशरीफ ले आए और एक बार फिर सब लोग उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए, मगर इमरान अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। उसने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। वजीर आजम के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही सर सुल्तान को कार्रवाई के आगाज का इशारा किया और सर सुल्तान उठ खड़े हुए। उन्होंने सबसे मुखातिब होकर कहना शुरू किया। जैसा कि आप सबको इल्म होगा, हमारा मुल्क इस वक्त एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। 90 साल पुराना एक मजहबी मसला पूरे शदोमत के साथ उभर कर सामने आया है और सब जानते हैं कि अगर इस मसले को गैर जानिबदाराना और फौरी तौर पर हल न किया गया तो मुल्क में अमन व अमान कायम रखना नामुमकिन हो जाएगा। वजीर आजम साहब ने इसलिए इस मसले के फौरी हल के लिए कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया है और कौमी असम्बली इस मसले को हल करने के लिए पूरी रफ्तार से काम कर रही है। इसके बावजूद सब जानते हैं कि आखिरी फैसला वजीर आजम के हाथ में है। इस मीटिंग के बुलाने का मकसद ये है कि इस मसले के हल के लिए बैरूनी और अंदरूनी दबाव डाला जा रहा है। जहां तक बैरूनी दबाव का ताल्लुक है, उसका मुकाबला करने के लिए तो वजीर आजम की मायानाज जहानत और उसूल पसंदी ही काफी है, मगर अंदरूनी तौर पर एक और खतरनाक दबाव सामने आया है। वो ये कि किसी शख्स ने वजीर आजम को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी उड़िया जाली तस्वीर तैयार करके वजीर आजम को अरसाल की और साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर वजीर आजम साहब ने उनका मुतालबा मंजूर ना किया तो वो ये तस्वीर मुल्की और गैर मुल्की प्रेस में दे देगा और इस तरह जहां वजीर आजम साहब की जाती शौहरत को नुकसान पहुंचेगा, वहां मजमूई तौर पर मुल्की इज्जत भी दागदार हो जाएगी। इससे पहले चूंकि ब्लैकमेलर ने अपना मुतालबा पेश नहीं किया था, इसलिए इसे मामूली समझकर केस इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया गया था, मगर अब जबकि ब्लैकमेलर का मुतालबा सामने आया है तो इस केस का रुख यकसर बदल गया है
और ये बेहद अहम हो गया है, जिसका अगर फौरी तौर पर तदारुक ना किया गया तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। सर सुल्तान ने तकरीर करते हुए कहा। वो मुतालबा क्या है सर सुल्तान? सेक्रेटरी वजारत दाखिला सर ताहिर ने उनके खामोश होते ही बेताबी से पूछा। ब्लैकमेलर की तरफ से जो मुतालबा सामने आया है वो ये कि वजीर आजम कौमी असम्बली पर दबाव डालकर इस 90 साला मजहबी मसले का फैसला उस मखसूस मजहबी अकलियती ग्रोह की मर्जी के मुताबिक करे और उस मजहबी ग्रोह को अकलियत करार ना दिया जाए। सर सुल्तान ने मुतालबे का इंकशाफ करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब लोग चौंक पड़े। इमरान खुद भी मुतालबे की ये नौयत सुनकर चौंक पड़ा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि गिरे इस मिशन को लेकर आया होगा। तो क्या वजीर आजम इस मुतालबे के खिलाफ फैसला करने वाले हैं? मिलिट्री सेक्रेट सर्विस के सरबराह कर्नल टी ने सवाल किया। आपका यह सवाल गलत है। अभी मुझे खुद मालूम नहीं कि फैसला क्या होगा। बहरहाल जमहूरियत के पेश नजर जो फैसला मुल्क का कानून साज इदारा करेगा मुझे वही मंजूर होगा। वजीर आजम साहब ने खुद जवाब देते हुए कहा। तो क्या ब्लैकमेलर को टाला नहीं जा सकता? जाहिर है जब तक कौमी असेंबली का फैसला सामने नहीं आएगा ब्लैकमेलर अपनी धमकी पर अमल नहीं कर सकेगा। एक और सेक्रेटरी ने अपनी तजवीज पेश की। कौमी असेंबली का फैसला चंद दिनों बाद सामने आने वाला है क्योंकि वजीर आजम साहब ने उसके लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। इसीलिए इस फैसले के सामने आने से पहले उस ब्लैकमेलर की गिरफ्तारी जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि उस ब्लैकमेलर ने फौरी तौर पर हाँ या ना में जवाब तलब किया है। उसके साथ साथ उसने ये धमकी भी दी है कि अगर इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया गया तो वो वजीर आजम साहब को कत्ल करने से भी दरेग नहीं करेगा। उसके लिए उसने जलसे आम में सदर ममलिकत की टोपी उतारने का हवाला भी दिया है। इससे वो ये साबित करना चाहता था कि इस तरह वो बाआसानी अपनी धमकी पर अमल पेरा हो सकता था। सर सुल्तान ने जवाब दिया। मगर इससे पहले तो वो टोपी अपोजिशन लीडर के पास से बरामद हुई थी। उस लीडर के भाई ने उसे बजरिए डाक अरसाल किया था। उससे तो यही जाहिर होता है कि अपोजिशन मुजरिमों से मिली हुई है। सर रहमान ने पहली बार दखल अंदाजी करते हुए कहा। हाँ, हुआ तो ऐसे ही था, मगर इस मसले को मुल्की हालात के पेश नजर दबा दिया गया था। मगर अब ब्लैकमेलर के हवाले से ये बात जाहिर हो गई है कि ऐसा इकदाम सिर्फ अपोजिशन और हिज़्ब इक़्तिदार को आपस में लड़ाने के लिए किया गया था। अगर अपोजिशन मुजरिम से मिली हुई होती तो मुजरिम का मुतालबा यकसर मुख्तलिफ होता, क्योंकि अपोजिशन का मुतालबा यही है कि इस मसले का फैसला अक्सरियती ग्रुप के हक में किया जाए। सेक्रेटरी दाखिला सर ताहिर ने जवाब दिया और मीटिंग में मौजूद हर आदमी ने उनकी राय की हिमायत में सर हिला दिया। इस बहस की यहाँ जरूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस मसले का फैसला बगैर किसी दबाव के कतई गैर जानिबदाराना और जमहूरी अंदाज में होना चाहिए। कौमी असेंबली के फैसले के मुताबिक मुकर्ररा तारीख में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इन 4 दिनों के अंदर मुजरिम गिरफ्तार होना चाहिए और ऐसा होना हर कीमत पर जरूरी है। आप इस बात पर गौर करें कि इतने कलील वक्त में मुजरिम को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। वजीर आजम साहब ने बहस को बंद करते हुए कहा। अब सब खामोश हो गए क्योंकि कोई भी इतनी अहम जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेना चाहता था। जब काफी देर तक किसी ने भी जवाब न दिया तो वजीर आजम एक्स2 से मुखातिब होकर बोले, मिस्टर एक्स2, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? और सब मेंबरान चौंक कर एक्स2 को देखने लगे। ये मसला बेहद अहम और फौरी हल का मुतकाजी है। अब बाकी मेंबरान से पहले पूछ लीजिए, उसके बाद मैं अपनी राय दूंगा। इमरान ने बावकार लहजे में जवाब देते हुए कहा। सर ताहिर और सर रहमान, क्या आपके डिपार्टमेंट ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? वजीर आजम ने उन दोनों से मुखातिब होकर कहा। जनाब, अगर आपका हुक्म है तो हम ये केस लेने के लिए तैयार हैं, मगर मेरा जाती ख्याल है कि इस सिलसिले में एक्स तो हमसे ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। इस मामले में 1% रिस्क भी मुल्क के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा और सीक्रेट सर्विस के मुतालिक हमें यकीन है कि उनके मैदान में आने के बाद 1% रिस्क भी बाकी नहीं रहेगा। सर रहमान ने एक्स2 की तरफ देखते हुए कहा और फिर बाकी मेंबरान ने भी बारी बारी उनकी तायद कर दी। मैं सर रहमान और अपने शोबे के बारे में इस हुस्न जन का मशकूर हूँ और मैं ये जिम्मेदारी लेने पर तैयार हूँ। इमरान ने बड़े बावकार लहजे में जवाब देते हुए कहा और उसकी इस बात पर मेंबरान के चेहरों पर तो उमूमी मगर वजीर आजम के चेहरे पर खुसूसी तौर पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। उनके चेहरे से यूं महसूस होता था जैसे उनके कंधों पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अब उन्हें यकीन हो गया था कि मुजरिम
उनकी उम्मीदों से कहीं पहले गिरफ्तार हो जाएगा। उधर सर सुल्तान के लबों पर बड़ी पुरइसरार किस्म की मुस्कुराहट रेंग रही थी। वो सोच रहे थे अगर सर रहमान को मालूम हो जाए कि जिस एक्सट्रो के बारे में खुली महफिल में वो यूं पसंदीदा ख्यालात का इजहार कर रहे हैं वो एक्सट्रो दरअसल उनका नालायक बेटा इमरान ही है, तो सर रहमान पर क्या गुजरेगी। मिस्टर एक्सट्रो, आप चाहे तो मिलिट्री सीक्रेट सर्विस और इंटेलिजेंस का महकमा भी आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के चीफ कर्नल टी और सर रहमान ने बैक वक्त कहा, नहीं जनाब, मुझे आप लोगों की इमदाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि मैं पहले से इस केस पर काम कर रहा हूँ और मुजरिम भी मेरे सामने है। अब सिर्फ उसकी गर्दन में आखिरी फंदा कसने की देर है, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। और उसके इंकशाफ पर सब बुरी तरह चौंक पड़े। वो सोच भी नहीं सकते थे कि केस लेने से पहले ही एक्स्ट्रो मुजरिम के मामले में इतना आगे बढ़ चुका होगा। मुजरिम कौन है, क्या बतलाएंगे? वजीर आजम ने चौंक कर पूछा। सॉरी सर, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। बहरहाल आप मुतमईन रहे, कौमी असम्बली के फैसले से पहले मुजरिम आपके सामने होगा, एक्स्ट्रो ने सख्त लहजे में जवाब दिया। और वजीर आजम ने कंधे उचकाते हुए मीटिंग बर्खास्त करने का हुक्म दे दिया और सब मेंबर एक एक करके कमरे से बाहर निकल गए। कमरे में तेज घंटी की आवाज गूंजते ही गिरे ने चौंक कर मेज के किनारे पर लगा हुआ बटन दबा दिया और बटन दबते ही कमरे के सामने वाली दीवार दरमियान में से खुलती चली गई। अब वहां वसी दरवाजा बन चुका था जिसके स्टील के पट बंद थे। दरवाजा बनते ही घंटी की आवाज बंद हो गई। गिरे ने पहले बटन के करीब लगा हुआ एक और बटन दबा दिया और दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। दरवाजा खुलते ही गिरे यकदम उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से शदीद हैरत के आसार नुमाया थे क्योंकि तकरीबन 12 आदमी गौसडीला को उठाए अंदर दाखिल हो रहे थे। उन्होंने बड़े मौतबाना अंदाज में गौसडीला को फर्श पर लिटा दिया। गौसडीला बेहोश था और उसके जिस्म से अभी तक खून बह रहा था। गौसडीला का रंग सरसों के फूल की तरह जर्द हो चुका था। गौसडीला को क्या हुआ? गिरे ने तेजी से गौसडीला के करीब जाते हुए हैरत भरे लहजे में पूछा। बॉस, जब हम खुफिया रास्ते से कोठी में दाखिल हुए तो हमने मेन ऑपरेशन हॉल में गौसडीला के 5 साथियों को मुर्दा और गौसडीला को जख्मी हालत में पाया। गौसडीला ने हमें हुक्म दिया कि उन्हें फौरी तौर पर आपके पास ले आया जाए, इसलिए हम उन्हें लिए हुए सीधे आपके पास आ गए हैं। फौरन डॉक्टर आशकल को बुलाओ, फौरन, गिरे ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। और उनमें से एक आदमी बिजली की सी तेजी से मुड़कर भागता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। तकरीबन 4-5 मिनट बाद वो अपने साथ एक इंतहाई बूढ़े आदमी को लिए अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर आशकल, देखो तुम्हारे गौसडीला का क्या हाल है। अगर तुम इसे ठीक कर दो तो यकीन रखो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते भी इसे खत्म नहीं कर सकेंगी। ग्रे ने डॉक्टर से मुखातिब होकर कहा। बॉस, आप दौलत की बात ना करें, गौसडीला मेरा शाहकार है। मैंने तमाम उम्र के रिसर्च के बाद गौसडीला को अपनी इजाद करदा दवाएं देकर सुपरमैन बना दिया था, मगर इसका क्या हाल हुआ, मैं हर कीमत पर इसे बचाऊंगा। बूढ़े डॉक्टर ने झुककर गौसडीला की नब्ज पकड़ते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा। बॉस, जल्दी करें, इसे मेरे कमरे में पहुंचाए, इसका फौरी ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ने सीधे खड़े होते हुए कहा। और गिरे ने करीब खड़े आदमियों को उसे ले जाने का हुक्म दिया। और चंद लम्हों बाद देवजात गौसडीला उन आदमियों के हाथों पर सवार कमरे से बाहर निकल गया। गिरे उसके बाहर जाते ही थके थके कदम उठाता हुआ दोबारा अपनी कुर्सी पर गिर सा गया। उसके खौफनाक चेहरे पर शदीद परेशानी और उलझन के तासुरात थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो गया। गौसडीला बैक वक्त 50 आदमियों पर भारी था, फिर उसका यह हशर किसने किया? उसके साथ ही उसने सोचा कि इस बार उसका मुकाबला किसी इंतहाई खतरनाक शख्सियत से है, इसलिए उसे बड़े मोहतात अंदाज में कदम उठाने चाहिए। ये सोचते ही उसने मेज की दराज खोली और उसमें मौजूद एक छोटा सा माइक निकालकर माइक के साथ लगा हुआ बटन ऑन कर दिया। ग्रे कॉलिंग। उसकी आवाज में कड़क और रौब की बजाय पसमर्दगी का उनसर नुमाया था। यस बॉस, सोजाना स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। सोजाना, 07 को कॉल करके मेरा हुक्म दे दो कि हेडक्वार्टर नंबर 1 को फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाए। ग्रे ने उसे हुक्म देते हुए कहा। नंबर 67 की तरफ से कोई रिपोर्ट मिली है? ग्रे ने पूछा। नो सर, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली, सोजाना ने जवाब दिया। अच्छा, जैसे ही उसकी तरफ से रिपोर्ट मिले मुझे फौरन इत्तला कर देना, ग्रे ने तहकुमाना लहजे में कहा और माइक का बटन ऑफ करके दराज बंद कर दी।
अभी उसे बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मेज की टॉप पर लगा हुआ शीशे का चौकोर टुकड़ा जलने बुझने लगा। ग्रे ने चौंक कर दराज खोलकर एक बार फिर माइक निकालकर उसका बटन ऑन कर दिया। यस, ग्रे स्पीकिंग। ग्रे ने कड़क लहजे में कहा, बॉस, मैंने गॉसडिला का ऑपरेशन कर दिया है। अब वो होश में आ चुका है और आपसे फौरी तौर पर मिलना चाहता है। दूसरी तरफ से डॉक्टर औशकल की आवाज सुनाई थी। ठीक है डॉक्टर, मैं आ रहा हूँ, ग्रे ने मुख्तसर सा जवाब दिया और फिर बटन ऑफ करके उसने माइक दराज में रखा और खुद उठकर कमरे के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस बार उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार नुमाया थे। कमरे के कोने में जाकर उसने दीवार पर एक हाथ रखा और फिर जैसे ही उसने हाथ को दबाया, कमरे की दीवार में एक दरवाजा बन गया और गिरे उसमें से गुजरता हुआ दूसरी तरफ एक गैलरी में आ गया। गैलरी क्रॉस करके वो एक दरवाजे के सामने पहुंच गया। दरवाजे के बाहर एक मुसल्ला आदमी मौजूद था। ग्रे को देखते ही उसने बड़ी फुर्ती से उसे सैल्यूट मारा और फिर आगे बढ़कर उसने एक बटन दबाकर दरवाजा खोल दिया और ग्रे बड़े बेनियाजी से अंदर बढ़ता चला गया। यह खासा बड़ा कमरा था जिसमें सर्जरी के आलात और दीगर पेचीदा किस्म की मशीनें फिट थी। एक तरफ मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों के जार मौजूद थे। दरमियान में एक बहुत मजबूत स्ट्रेचर पर गॉसडिला लेटा हुआ था। उसकी एक साइड पर खून की बोतल का स्टैंड और दूसरी साइड पर ग्लूकोज की बोतल स्टैंड पर फिट थी। गॉसडिला औंधे मुंह लेटा हुआ था और उसकी गर्दन की पुश्त पर पट्टियां बंधी हुई थी। डॉक्टर औशकल सफेद चौके में उसके करीब कुर्सी पर बैठा हुआ था। ग्रे को देखते ही डॉक्टर मुअत्तबाना अंदाज में उठ खड़ा हुआ। ऑपरेशन कैसा रहा डॉक्टर? ग्रे ने गॉसडिला के करीब पहुंचते हुए कहा। कामयाब। वैसे ही मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक ऑपरेशन था। हराम मगज में मौजूद पूरे आसाबी निजाम की रगें कट चुकी थी। मैंने उन्हें जोड़ने पर अपनी जिंदगी का तमाम तजुर्बा इस्तेमाल कर दिया है। अब गॉसडिला अपने जिस्म को हरकत दे सकता है। डॉक्टर ने मुअद्दबना लहजे में जवाब दिया। वेरी गुड डॉक्टर, तुमने गॉसडिला की जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है, ग्रे ने खुश होकर कहा और फिर वो गॉसडिला से मुखातिब होकर बोला। गॉसडिला, क्या तुम बाआसानी बोल सकते हो? हाँ बॉस, मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारे और डॉक्टर के मेयार पर पूरा ना उतर सका, गॉसडिला ने कमजोर लहजे में जवाब दिया। मुझे तफसील बताओ गॉसडिला, मैं उस शख्सियत के मुतालिक सुनने के लिए सख्त बेचैन हूँ जिसने तुम जैसे नाकाबिल शिकस्त आदमी का ये हशर किया है, ग्रे ने पूछा। बॉस, आपको याद होगा जर्मनी में एक बार डॉक्टर शौकाम और एक नौजवान अली इमरान हमसे टकराए थे, जिसके नतीजे में हमें फरार होना पड़ा था। बाद में हमने डॉक्टर को तो कत्ल कर दिया था, मगर वो नौजवान गायब हो गया था, गॉसडिला ने तफसीलात बताते हुए कहा। ग्रे उसकी बात सुनकर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक उभर आई। हाँ, मुझे याद आ गया, वो मस्करा सा अहमक नौजवान। तो क्या ये सब उसी का किया धरा है? ग्रे ने हैरत भरे लहजे में जवाब दिया। हाँ बॉस, मैं आपके हुक्म के मुताबिक वहाँ आने वाले 6 आदमियों और एक लड़की को बेहोश कर चुका था। उसके बाद मैं अपने ग्रुप के 5 आदमियों को वहीं छोड़कर आपको कॉल करने ऑपरेशन रूम में गया। जब मैं वापस आया तो सब आदमी हलाक हो चुके थे और हमला आवर सब होश में थे। उनके हाथों में असला था। अलबत्ता वो मस्करा सा नौजवान इस बार उनके दरमियान मौजूद था। मैंने मौके की मुनासिबत से उस नौजवान को बगैर असला के अपने साथ मुकाबले पर आमादा कर लिया और यही मेरी गलती थी। वो नौजवान जो बज़ाहिर कतई अहमक नजर आ रहा था, इंतहा दर्जे का फुर्तीला और चालाक निकला। वो चंद ही मिनट में मुझे फर्श पर गिरा देने में कामयाब हो गया और फिर उसने मेरी गर्दन की पुश्त पर खंजर मारा और मैं अपने जिस्म को हरकत देने से भी कासिर रह गया, गॉसडिला ने तफसीलात बताते हुए कहा। कमाल है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो चिड़ीमार नौजवान तुम्हें बेबस करने में कामयाब हो गया तो उसने तुम्हें कत्ल करने की बजाय जिंदा क्यों छोड़ दिया? ग्रे ने सवाल किया। उसने अपने साथियों के साथ जाते हुए मुझे पैगाम दिया कि अगर मैं जिंदा रह जाऊं तो अपने बॉस से कह दूं कि ये अली इमरान का मुल्क है, यहाँ से उसकी लाश ही वापस जा सकती है, गॉसडिला ने जवाब दिया। उसकी ये जुर्रात, मैं उस नौजवान का वो हशर करूंगा कि उसकी रूह सदियों तक बिलबिलाती रहेगी। इसके ग्रे नाकाबिल शिकस्त है और नाकाबिल शिकस्त रहेगा, ग्रे ने गुस्से से भड़कते हुए कहा। गॉसडिला खामोश रहा। डॉक्टर, गॉसडिला कितने दिनों में ठीक हो जाएगा? मैं इसके हाथों उस नौजवान का कीमा बनवाना चाहता हूँ, ग्रे ने इस बार डॉक्टर से मुखातिब होकर कहा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर गॉसडिला बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा, डॉक्टर ने मुअद्दबना लहजे में जवाब देते हुए कहा।
ठीक है, मुझे भी मिशन की तकमील में 1 हफ्ता लग जाएगा। मैं देखूंगा कि ये नौजवान मेरे आड़े आकर किस तरह मेरे हाथों जान बचा सकता है। मैं आज ही अपने आदमियों को उसकी तलाश में लगा देता हूँ। मैं सुजाना को यहाँ भेज देता हूँ। तुम उस नौजवान और उसके साथियों के हुलिये उसे तफसील से बता दो। ग्रे ने दहाड़ते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। इमरान के दानिश मंजिल पहुंचते ही ब्लैक जीरो ने उसे बतलाया कि मुजरिमों के अड्डे से कोई काबिल जिक्र चीज न मिली और इसके साथ ही साथ ये भी बता दिया कि कोठी अचानक एक खौफनाक धमाके से तबाह हो गई है और वहां मुजरिमों का कोई आदमी अंदर जाते या बाहर निकलते भी दिखाई नहीं दिया। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए जवाब दिया और फिर उसने मुख्तसर तौर पर गिरे के मुतालबे के मुतालिक ब्लैक जीरो को भी बतला दिया। ओ, ये तो वाकई इंतहाई सीरियस मसला है। अगर गिरे न पकड़ा गया तो मुल्क की हालात भूचाल की जद में आ जाएंगे। ब्लैक जीरो ने भी तशवीश आमेज लहजे में जवाब दिया। गिरे बेहद चालाक मुजरिम है। उसने सिर्फ वजीर आजम को ही नहीं बल्कि असेंबली के सरकर्दा मेंबरों को भी ब्लैकमेल कर रखा होगा। उसके साथ साथ उसने वजीर आजम के कत्ल का इंतजाम भी यकीनन कर लिया होगा। वो चौतरफा वार करने का आदी है। इमरान ने ब्लैक जीरो को गिरे के मुतालिक मजीद बतलाया। बहरहाल अब इस मुजरिम को कौमी असेंबली के फैसले की तारीख से पहले गिरफ्तार करना लाजमी हो गया है ताकि उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर वो मेंबरान भी जो ब्लैकमेल हो रहे हो इत्मीनान दिल से और गैर जानिबदाराना तौर पर फैसला कर सके। ब्लैक जीरो ने तशवीश भरे लहजे में कहा, हाँ, होना तो ऐसा ही चाहिए, मगर हमारे पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है जिससे मुजरिम को ट्रेस किया जा सके। इमरान ने सोच में डूबे हुए लहजे में जवाब दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी छाई हुई थी। काफी देर तक कमरे में गहरी खामोशी तारी थी। फिर अचानक इमरान चौंक पड़ा। उसने ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर कहा, क्या सफदर और शकील अभी तक कोठी के गिर्द पहरा दे रहे हैं? जी हाँ, मैंने अभी उन्हें वापस आने के लिए नहीं कहा, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ट्रांसमीटर पर उन्हें कॉल करो, इमरान ने उसे हुक्म देते हुए कहा और ब्लैक जीरो ने मेज पर मौजूद ट्रांसमीटर का बटन दबाकर फ्रीक्वेंसी सेट की और फिर उसका ऑपरेशन बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो ओवर, ब्लैक जीरो ने मखसूस अंदाज में पुकारा। हेलो, सफदर स्पीकिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से सफदर की आवाज उभरी। इमरान ने ब्लैक जीरो के हाथ से माइक ले लिया और मखसूस आवाज में कहा, X2 स्पीकिंग, ओवर। यस सर, ओवर। दूसरी तरफ से जवाब मिला। सफदर, क्या पोजीशन है? ओवर। सर, कोठी पर पुलिस का कब्जा है और पुलिस पूरी कोठी के मलबे को हटा हटा कर चेक कर रही है। ओवर, सफदर ने जवाब दिया। सफदर, क्या तुमने सुरंग के रास्ते को भी कवर किया था? ओवर, इमरान ने सवाल किया। यस सर, शकील उसी तरफ था। ओवर, सफदर ने जवाब दिया। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि कोठी में दाखिल होकर किसी तरह ये मालूम करो कि गौसडीला की लाश पुलिस को मिली है या नहीं। ओवर। इमरान ने उसे हिदायत देते हुए कहा, बेहतर बॉस, मैं अभी जाता हूँ। पुलिस अफसरान में से कई मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं बआसानी मालूम कर लूंगा। ओवर, सफदर ने जवाब दिया। ठीक है, मालूम करके मुझे अभी रिपोर्ट दो। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और माइक ब्लैक जीरो की तरफ बढ़ा दिया। ब्लैक जीरो ने ट्रांसमीटर ऑफ करके माइक उसमें लटका दिया। इमरान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उसने ट्रांसमीटर को अपनी तरफ खिसकाया और उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करके उसे ऑन किया और माइक संभाल लिया। हेलो हेलो ओवर, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और फिर चंद लम्हों की कोशिश के बाद दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। टाइगर स्पीकिंग, ओवर। इमरान स्पीकिंग, ओवर। इमरान ने अपने असल लहजे में बड़ी संजीदगी से कहा, यस बॉस, फरमाइए। ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर की मोतबाना आवाज सुनाई दी। टाइगर, वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी को अगवा करके उसके मेकअप में तुम वजीर आजम के करीब रहो। तुम्हें बेहद चौकन्ना रहना होगा। वजीर आजम की जान को किसी भी लम्हे खतरा दरपेश आ सकता है। हाँ, अगर इस दौरान कोई ऐसी बात तुम्हारे इल्म में आए जिसे तुम मशकूक समझो तो फौरी तौर पर मुझे रिपोर्ट देना। ओवर। इमरान ने उसे हिदायत देते हुए कहा, मैं आज ही कोशिश करता हूँ। पर्सनल सेक्रेटरी की जगह लेकर मैं आपको कॉल करके इत्तला दूंगा। टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, अब वजीर आजम का दिफा तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम जानते हो इस सिलसिले में मामूली सी कोताही भी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। ओवर। इमरान ने उसे मुतंबा करते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें सर, मैं इस काम की अहमियत को समझता हूँ। ओवर। टाइगर ने मुद्दबाना लहजे में जवाब दिया। ओवर एंड ऑल,
इमरान ने जवाब दिया और फिर बटन ऑफ करके सिलसिला मुनक़ते कर दिया। उसी लम्हे ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज निकली और इमरान ने चौंक कर डायल को देखा। फ्रीक्वेंसी तब्दील हो चुकी थी। वो नई फ्रीक्वेंसी देखकर समझ गया कि सफदर की कॉल है। उसने बटन दबाकर राब्ता कायम किया तो दूसरी तरफ से सफदर की आवाज उभरी, सफदर कॉलिंग ओवर X2। इमरान ने मखसूस लहजे में जवाब दिया, सर मैंने मालूम कर लिया है, उस हॉल के मलबे से गॉसडिला की लाश नहीं मिली, ओवर। सफदर की आवाज सुनाई दी। ठीक है, मजीद कोई बात, ओवर। इमरान ने सवाल किया। कोई खास बात तो नहीं सर, अलबत्ता उस कोठी में तहखानों का जाल बिछा हुआ है और नीचे तहखानों में से अजीब व गरीब और जदीद किस्म के मैकेनिज्म के आसार भी मिले हैं, इसलिए पुलिस बेहद हैरान है। कोठी की मिल्कियत के बारे में मालूम हुआ है कि 6-7 माह पहले किसी गैर मुल्की ने ये कोठी खरीदी थी, और दूसरी बात ये भी कि सुरंग के अलावा उस कोठी से बाहर जाने के और भी बहुत से खुफिया रास्ते मिले हैं, ओवर। सफदर ने तफसील बताते हुए कहा। उन्हीं खुफिया रास्तों से गॉसडिला को ले जाया गया होगा। बहरहाल तुम और शकील वापस अपने फ्लैटों में चले जाओ और मजीद हिदायत के मुंतजिर रहो, ओवर एंड ऑल। इमरान ने जवाब दिया और बटन ऑफ करके माइक ट्रांसमीटर के हुक से लटका दिया। ब्लैक ज़ीरो, जूलिया को हिदायत दे दो कि वो सब इमरान को अलर्ट कर दे कि वो अब हर वक्त मेकअप में रहें, और उसके साथ ही उन्हें मेरी निगरानी भी करनी पड़ेगी। आज के बाद मैं अपना ज्यादा वक्त पब्लिक मकामात पर गुजारूंगा। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा, क्या मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ? ब्लैक ज़ीरो ने कदरे झिझकते हुए पूछा। ब्लैक ज़ीरो, तुम ग्रे की फितरत को नहीं जानते। जब उसे गॉसडिला से मालूम हुआ होगा कि मैं उसके आड़े आ रहा हूँ तो वो पागल कुत्ते की तरह अपने आदमियों को मेरे पीछे लगा देगा, और अब उस तक पहुंचने की सिर्फ एक ही सूरत रह गई है कि वो मुझे अगवा करके अपने अड्डे पर ले जाए, और इस तरह हमें आगे बढ़ने का कोई क्लू मिल जाएगा। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा, तो इसके लिए क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि आपकी निगरानी मैं खुद करूं, और जब जरूरत पड़े तो मैं मेंबरों को ट्रांसमीटर पर बुलवा लूं। हमारे बाकी तमाम साथियों को गॉसडिला देख चुका है। मेकअप में होने के बावजूद उनके डेल टोल और कदो कामत से अंदाजा लगाया जा सकता है, और हो सकता है आपको तो अगवा कर लिया जाए और उन्हें फौरी तौर पर गोली मार दी जाए, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, ब्लैक ज़ीरो ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो सीधी तरह कहो ब्लैक ज़ीरो कि तुम्हारी हथेलियां खुजला रही है। बहरहाल तुम्हारी तजवीज़ मुझे मंजूर है। तमाम मेंबरों से कह दो कि वो आइंदा फ़ोन की बजाय वॉइस ट्रांसमीटर पर तुमसे रब्ता रखे, और तुम कल सुबह होटल हिल्स में पहुंच जाना, मैं वहीं मौजूद हूँगा, इमरान ने कहा और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गया। टाइगर ने बड़ी आसानी से प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी को अगवा कर लिया। उसका कद्दोकामत भी चूंकि उससे मुताबिकत रखता था, इसलिए आज सुबह जब वो सेक्रेटरी के मेकअप में दफ्तर गया तो किसी को उस पर शक न हुआ। उसने इमरान को अपनी कामयाबी की इत्तला भी दे दी थी, और इमरान ने उसे एक बार फिर होशियार रहने की ताकीद कर दी। तमाम दिन वो अपने मामूल के मुताबिक अपने फराइज सर अंजाम देता रहा। वैसे एक ही दिन में उसने महसूस कर लिया था कि प्राइम मिनिस्टर आजकल बेहद परेशान और उलझे हुए हैं, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था कि वो प्राइम मिनिस्टर को पेश आने वाले तमाम वाक़ियात से बाखबर करता रहता। इसलिए उसे वजह भी मालूम हो गई कि उस मजहबी मसले की बिना पर प्राइम मिनिस्टर ज्यादा उलझे हुए हैं। मुल्की हालात से साफ जाहिर था कि मुल्क इस वक्त खुफिया आतिशफेशा के दहाने पर मौजूद है। ऐसा आतिशफेशा जो किसी भी लम्हे फट सकता है, और अगर एक बार फट गया तो वो पूरे मुल्क को तबाह व बर्बाद करके रख देगा। और अपोजिशन इस आतिशफेशा को भड़काने के लिए हत्ताउल वसी कोशिश कर रही थी। इस मसले पर अंदरूनी दबाव के साथ साथ मुतज़ाद किस्म का बैरूनी दबाव भी प्राइम मिनिस्टर पर डाला जा रहा था। अक़लियती फ़िरके के बैरूनी हिमायती इस कोशिश में थे कि उसे दाखिली मामले की बजाय बैनुल अक़वामी मसला बना दिया जाए। बहरहाल हालात बेहद नाजुक थे, और अब ये प्राइम मिनिस्टर की बसीरत पर मुनहसर था कि वो किस तरह इस खतरनाक मसले को हल करते हैं, जिसमें दाखिली इंतशार के साथ साथ बैनुल अक़वामी पेचीदगियाँ भी शामिल थी। और प्राइम मिनिस्टर के साथ एक दिन काम करने से ही टाइगर को बखूबी अंदाजा हो गया था कि इमरान ने प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत के लिए उसे क्यों भेजा है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की ज़ात मरकजी हैसियत हासिल कर गई थी, और ख़ास तौर पर खतरा अक़लियती फ़िरके की तरफ से था, क्योंकि जैसे ही उन्हें खदशा हुआ कि फ़ैसला उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ होने वाला है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दरमियान से हटाने की कोशिश करनी है ताकि मसला दरमियान में लटक जाए। मगर रात को जब
प्राइम मिनिस्टर ने उसे जाने की इजाजत दी तो उसे ना चाहते हुए भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद अपने फ्लैट पर जाना पड़ा, क्योंकि वो उन्हें अपनी जात से मशकूक नहीं करना चाहता था। उसका फ्लैट प्राइम मिनिस्टर हाउस की शुमाली दीवार के साथ था और उसने खुद भी असल पर्सनल सेक्रेटरी को उसके फ्लैट से ही अगवा किया था। इसके लिए उसने पानी की पाइप का इस्तेमाल किया था जो बैरूनी दीवार से होता हुआ उसके फ्लैट तक चला गया था। चुनांचे इजाजत मिलते ही वो सीधा अपने फ्लैट पर आ गया और जब लिफ्ट ने उसे फ्लैट के बरामदे में पहुंचाया तो उसकी छठीस खुद ब खुद जाग पड़ी। उसे महसूस हुआ जैसे फ्लैट में उसे कोई खतरा दरपेश हो, मगर उसके जहन में खतरा कोई खास शक्ल में वाजे ना हो सका और उसने उसे अपना वहम समझकर टाल दिया और तेज तेज कदम उठाता फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने जेब में हाथ डाला और चाबी निकालकर की होल में डाली। चाबी घुमाते ही क्लिक की आवाज पैदा हुई और टाइगर ने हैंडल दबाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने तक उसके जहन में खतरे की गूंज बराबर सुनाई दे रही थी, इसलिए वो बेहद चौकन्ना था। उसने जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और फिर कमरे में दाखिल हो गया। दरवाजे के करीब ही मौजूद स्विच बोर्ड पर उसका हाथ रहेगा और दूसरे लम्हे एक चट की आवाज से कमरा मरकरी बल्ब की तेज रोशनी में नहा गया। टाइगर ने आंखों को सर्च लाइट्स की तरह गर्दिश दी और दूसरे लम्हे उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। कमरा खाली था। उसने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया और मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया और फिर सीधा टॉयलेट की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे ही टॉयलेट का दरवाजा बंद हुआ, कमरे की शुमाली दीवार के साथ लगी हुई देव हेकल अलमारी के पीछे से एक नकाबपोश ने सर बाहर निकाला और एक ही नजर में कमरे का जायजा लेते हुए वो बड़े मोहतात अंदाज में अलमारी के पीछे से निकल आया। बाहर आकर वो दबे पांव खिड़की की तरफ बढ़ा और उसने आहिस्तगी से खिड़की खोल दी और बड़ी एहतियात से नीचे झांका। दीवार के साथ ही उसे एक साया नजर आ गया। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और फिर तेजी से मुड़कर वापस टॉयलेट के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने टॉयलेट के दरवाजे की होल से आंख लगा दी। टाइगर इस वक्त बाथिंग टब में लेटा हुआ गुसल में मसरूफ था। नकाबपोश सीधा हुआ और उसने जेब में हाथ डालकर एक बिगलनुमा आला निकाला। बिगल की तरह उसके पीछे रबड़ का गुब्बारा लगा हुआ था, मगर उसके आगे धात का मुंह बिगल की तरह चौड़ा होने की बजाय चपटा सा था। उसने आले के मुंह पर लगा हुआ टेप उखाड़ा और फिर उस चपटे से मुंह को की होल से लगा दिया। आले का मुंह की होल में बिल्कुल फिट आ गया और नकाबपोश ने बड़ी तेजी से रबड़ के गुब्बारे को दबाना शुरू कर दिया। वो चंद लम्हों तक मुसलसल उस गुब्बारे को हाथ से दबाता रहा। फिर उसने वो आला की होल से हटा लिया और दोबारा की होल से आंख लगा दी और अब उसने देखा कि टाइगर टब के किनारे पर ही बेहोश पड़ा था। शायद गैस को महसूस करते ही उसने टब से बाहर निकलने की कोशिश की थी, मगर गैस इतनी ज़ूद असर थी कि उसने टाइगर को टब से बाहर निकलने की मोहलत ही नहीं दी थी। उसे बेहोश देखकर नकाबपोश ने हैंडल दबाकर दरवाजा खोल दिया और खुद एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। तकरीबन 5 मिनट बाद जब उसे यकीन हो गया कि गैस टॉयलेट से निकल गई होगी, वो टॉयलेट में दाखिल हुआ और फिर उसने टाइगर को टब से बाहर घसीट लिया और साथ पड़े बाथिंग गाउन से उसने टाइगर का जिस्म ढांप दिया और फिर उसे कांधे पर उठाकर वो टॉयलेट से बाहर निकल आया। कमरे में आते ही वो सीधा खिड़की की तरफ गया और फिर उसने नीचे झांक कर एक हाथ लहराया। दीवार के साथ खड़े हुए आदमी ने भी जवाब में हाथ लहरा दिया और नकाबपोश बड़ी फुर्ती से खिड़की से बाहर निकल आया। टाइगर अभी तक उसके कांधे पर लदा हुआ था। खिड़की के करीब मौजूद पाइप के जरिए खिसकता हुआ वो 1 मिनट से भी कम अरसे में नीचे जमीन तक पहुंच गया। दूसरे आदमी ने बड़ी फुर्ती से टाइगर को उससे लिया और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ सड़क के दूसरी तरफ एक गली में दाखिल हो गया। नकाबपोश भी इधर उधर देखता हुआ उसके पीछे चल दिया और फिर पतली सी गली से गुजरते ही वो एक सड़क पर आए जहां एक सियाह रंग की कार मौजूद थी। उन्होंने तेजी से कार का दरवाजा खोला और फिर टाइगर समेत वो दोनों कार में घुस गए। उनके अंदर दाखिल होते ही कार एक झटका खाकर आगे बढ़ गई। फिर जब टाइगर को होश आया तो उसने अपने आप को एक काफी बड़े कमरे में पाया। शऊर जागते ही वो उछलकर बैठ गया, मगर फिर वो सुस्त पड़ गया क्योंकि उसने सामने एक इंतहाई लहीम शहीम आदमी को खड़े देखा, जिसका चेहरा एक जख्म की वजह से 2 हिस्सों में बटकर इंतहाई खौफनाक दिखाई दे रहा था। खड़े हो जाओ नौजवान, उस लहीम शहीम आदमी ने कड़कदार लहजे में टाइगर से मुखातिब होकर कहा और टाइगर उठकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे उसने देखा कि कमरे की साइडों में और उसकी पुश्त पर तकरीबन 10 स्टैन गनों से मुसल्लह आदमी मौजूद थे और स्टैन गनों का रुख जाहिर है उसकी तरफ ही होना था। क्या नाम है तुम्हारा?
उस खौफनाक शक्ल वाले आदमी ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ? मेरे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज तुम सब बदमाशों के लिए मौत का पैगाम बन सकता है। टाइगर ने जानबूझकर लहजे को सख्त बनाते हुए कहा, मगर दूसरा लम्हा को टाइगर पर बहुत भारी गुजरा। उस लहीम शाहीम इंसान का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और थप्पड़ की गूंज के साथ ही टाइगर उछलकर 10 कदम दूर जा पड़ा। एक लम्हे के लिए तो टाइगर का जहन जलजले की जद में आया और उसने उछलकर किसी की स्टेन गन पर हाथ डालना चाहा, मगर दूसरे लम्हे उसने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि इस वक्त वो किसी जासूस की बजाय एक जिम्मेदार अहदेदार के रूप में था। अगर वो लड़ पड़ता तो उसके अंदाज से ये मुजरिम मशकूक हो जाते, इसलिए थप्पड़ खाकर वो उठ खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ गाल पर रखा हुआ था। वैसे ये बात जरूरी थी कि एक ही थप्पड़ ने उसे मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन तारे दिखला दिए थे। उसका जहन अभी तक झंझना रहा था। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। लहीम शहीम आदमी ने, जो यकीनन गिरे था, इस बार पहले से भी ज्यादा कड़क लहजे में कहा, मेरा नाम आमिर रजा है। टाइगर ने इस बार शराफत से जवाब दिया। अब उसने अपने चेहरे पर खौफ के तासुरात भी पैदा कर लिए थे। अपने मुतालिक तमाम तफसीलात बतला दो और याद रखो, अब अगर तुमने जवाब देने की बजाय कोई और बात की तो तुम्हारे जिस्म में एक हड्डी भी सलामत नहीं बचेगी। गिरे ने बदस्तूर कड़क लहजे में कहा और टाइगर ने खामोशी से अपने दफ्तर और फ्लैट के मुतालिक तफसीलात बतला दी, मगर सिर्फ दफ्तर ही कार्रवाई की हद तक। मोशे, इस बार गिरे ने दीवार के करीब खड़े हुए एक आदमी से मुखातिब होकर कहा, यस बॉस। उस आदमी ने 2 कदम आगे बढ़कर इंतहाई मुअद्दबना लहजे में मुखातिब होकर कहा, तुमने इसकी आवाज सुन ली और दीगर तफसीलात भी। अब तुम इसकी आवाज में बात करके दिखाओ। गिरे ने मोशे से मुखातिब होकर कहा, आप बेफिक्र रहे बॉस, अब मैं अपना रोल बखूबी निभा लूंगा। मोशे ने कहा और इस बार उसकी आवाज और लहजा हैरत अंगेज हद तक टाइगर से मिलता था। अब टाइगर समझ गया कि बॉस का उसे यहाँ लाने का मकसद क्या था। बॉस ने भी वही तरकीब सोची थी जो इमरान ने सोची थी, और टाइगर को भी ये मालूम हो गया कि वो असल मुजरिमों तक पहुंच गया है जिनकी तरफ से इमरान को खतरा था। इस सेक्रेटरी के बच्चे को रूम नंबर 7 में फेंक दो और इसका खास ख्याल रखा जाए। और मोशे, तुमने जाते ही ये चेक करना है कि इसने हमें कहीं गलत इत्तला तो नहीं दी है। अगर इसने गलत इत्तला दी तो फिर देखना मैं इसका क्या हश्र करता हूँ, और अगर किसी भी वक्त तुम्हें कोई दिक्कत पेश आए तो मुझे बतला देना, मैं उससे पूछकर तुम्हें बतला दूंगा। ग्रे ने मोशे को हिदायत देते हुए कहा, ठीक है बॉस। मोशे ने उसी तरह मुअद्दबना लहजे में जवाब दिया, अब तुम जा सकते हो। ग्रे ने उसे हुक्म दिया और मोशे गिरे को झुककर सलाम करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इसे ले जाओ और मेरी हिदायत पर अमल करो, और याद रखना इसकी हिफाजत में मामूली सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गिरे ने दूसरे आदमियों को हुक्म दिया और फिर टाइगर स्टेन गनों के साये में कमरे से बाहर लाया गया और मुख्तलिफ राहदारियों से गुजार कर उसे एक कमरे के दरवाजे पर रोक दिया गया, और दरवाजे के ऊपर 7 का हिंसा चमक रहा था। टाइगर समझ गया कि इस कमरे में उसे कैद किया जाएगा। एक आदमी ने कमरे का दरवाजा खोला और फिर टाइगर को अंदर धकेलकर दरवाजा बंद कर दिया गया। टाइगर ने अंदर दाखिल होकर देखा तो ये एक छोटा सा कमरा था जिसके एक कोने में फर्श से पेवस्ता लोहे का पलंग मौजूद था और उस पर एक नरम गद्दा और एक कंबल भी रखा हुआ था। खासे मेहमान नवाज वाक़े हुए हैं, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर पलंग पर बैठ गया। अब वो सोच रहा था कि इमरान को किस तरह इस बात की इत्तला दे कि वो मुजरिमों के अड्डे में पहुंच गया है, और दूसरी बात जो सबसे अहम थी कि इमरान को मोशे के मुतालिक बतलाना जरूरी था, क्योंकि मोशे की मौजूदगी में वजीर आजम की जात को हर वक्त खतरा लाहक रहता था। मोशे को वहां भेजने का मकसद भी ये था कि जिस वक्त भी वजीर आजम उनके मिशन के खिलाफ फैसला करने से मुतालिक सोचे उन्हें खत्म कर दिया जाए। मगर मुसीबत ये थी कि उसे उस वक्त बेहोश किया गया था जबकि वो बाथिंग टब में लेटा हुआ था, इसलिए उस वक्त उसके पास वॉइस ट्रांसमीटर तक मौजूद नहीं था। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि वो यहाँ से निकल जाए और इमरान को इत्तला करे, मगर फिर उसने फैसला बदल दिया, क्योंकि जैसे ही मुजरिमों को उसके निकलने की इत्तला मिलनी है उन्होंने वजीर आजम को खत्म करने की कोशिश करनी है, इसलिए इस किस्म का इकदाम कतई गैर मुनासिब रहेगा। अब इसके अलावा और कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। चुनांचे वो पलंग पर लेट गया और अपनी तमाम जहनी कुव्वतों को इस मसले के हल के लिए इस्तेमाल करने लगा। इमरान अपने मखसूस टेक्निकलर लिबास में चेहरे पर हिमाकतों की तह चढ़ाए होटल हिल्स में दाखिल होने लगा तो दरबार ने एक बार तो आंखें फाड़कर उसे देखा और फिर हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजे में दाखिल होने से रोक दिया। क्या बात है साहब, आप क्यों अंदर जाना चाहते हैं? दरबार ने कदरे कड़क लहजे में कहा।
मम्मा, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है, इमरान ने चौंक कर जवाब दिया। उसके लहजे में बड़ी आजिज़ी शामिल थी। होटल हिल्स अभी नया नया शुरू हुआ था और 15 मंजिला सेंट्रली एयर कंडीशन था। शहर के उम्रा व रूसा का सबसे पसंदीदा होटल बन चुका था, इसलिए इस होटल के दरवाजे आम आदमियों के लिए बंद कर दिए गए थे ताकि उम्रा रोसा के मुंह का जायका न बिगड़ने पाए। इमरान चूंकि पहली बार इस होटल में आया था, इसलिए जाहिर है होटल के दरबानों और अमले के लिए वो नया था। चुनांचे दरबान ने उसके अजीबो गरीब लिबास और चेहरे पर हिमाकतों का बहता हुआ आबशार देखकर उसे रोक लिया, और जब इमरान ने उसे भूख के मुतालिक बतलाया तो दरबान को मुकम्मल यकीन हो गया कि उसने इस आदमी को सही रोका है। भूख लगी है तो किसी घटिया से होटल का रुख करो, दरबान ने इस बार बड़े तल्ख और हिकारत आमेज लहजे में जवाब दिया। घटिया होटल? वो जो सर्कुलर रोड की नुक्कड़ पर है। अरे वहां तो बड़ा असली खाना मिलता है, वो खालिज घी इस्तेमाल करते हैं, और तुम्हें इल्म है खालिज घी हमें आजकल हजम नहीं होता, इसलिए भाई मजबूरी है। इमरान ने दरबान के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी बेजारी से जवाब दिया। अच्छा अच्छा, यहाँ से हटो, देखो साहब आ रहे हैं, दरबान ने उसका हाथ झटकते हुए सख्त लहजे में कहा, क्योंकि उसी लम्हे एक कार आकर रुकी थी। उसमें से एक फैशनेबल जोड़ा उतरकर मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था, और फिर जैसे ही वो जोड़ा दरवाजे के सामने आया, इमरान दरवाजे को घेर कर चौड़ा होकर खड़ा हो गया और उनसे मुखातिब होकर बोला, देखिए साहब, अंदर जाने का पहला नंबर मेरा है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा आप नहीं जा सकते, और दरबान मुझे अंदर नहीं जाने देता। उस जोड़े के चेहरे पर उसकी बात और उसका फैसला सुनकर इंतहाई नागवारी और हिकारत के आसार पैदा हुए, और फिर मर्द बोला, दरबान, ये क्या तमाशा लगा रखा है, मैनेजर को बुलाओ और इस पागल को होटल से बाहर निकलवाओ। उसके लहजे में बेपनाह गुस्सा था। मैनेजर को? ठीक है, मैं बुला लाता हूँ, आप यहाँ ठहरे, इमरान ने तेज लहजे में कहा, और फिर अपनी तरफ बढ़ते हुए दरबान को धक्का देकर तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर गायब हो गया। दरबान उठकर अंदर जाने लगा, मगर उसी लम्हे एक और कार आकर रुकी और दरबान को उनके इस्तकबाल के लिए मजबूरन दरवाजे पर रुकना पड़ा। हम अभी मैनेजर से बात करते हैं, अब इस होटल में ऐसे लफंगे भी आने लगे हैं, पहले वाले साहब ने गुस्से से फनकारते हुए कहा, और फिर अपनी साथी औरत का हाथ पकड़कर होटल में घुसता चला गया। और दरबान बेचारे का रंग जर्द पड़ता चला गया, क्योंकि उसे अपनी नौकरी जाती यकीनी दिखाई देने लगी। वो दोनों जैसे ही हॉल में दाखिल हुए, उन्हें इमरान हॉल के दरमियान एक मेज पर बैठा नजर आया। हॉल में मौजूद दीगर लोगों की नजरें भी उसी पर मुर्तकिज थी। जाहिर है उसका हुलिया ही ऐसा था कि लोगों की तवज्जो लाजमी उसकी तरफ होनी चाहिए थी, और फिर उन्हें मैनेजर तेजी से इमरान की तरफ बढ़ता नजर आया। शायद उसे भी इत्तला मिल गई थी। उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। उन्हें यकीन था कि अब मैनेजर जरूर इस घटिया आदमी को उठाकर बाहर फेंक देगा और होटल का आला स्टैंडर्ड कायम रहेगा। वो चलते हुए अपनी रिजर्व मेज पर पहुंच गए, और इत्तेफाक से उनकी मेज उस मेज से बिल्कुल मुलायका थी जिस पर इमरान बैठा हुआ था। मैनेजर इमरान के करीब आकर रुका, और फिर उसने चेहरे पर कारोबारी मुस्कुराहट लाते हुए इमरान से बड़े बाअखलाक लहजे में कहा, साहब, इस होटल में दाखिले के कुछ उसूल है, और वो उसूल ये है कि पहले मेज रिजर्व कराई जाए, और दूसरा ये कि आपको लाजमन सूट में मलबूस होना चाहिए। इमरान बड़े इत्मीनान से मैनेजर की बात सुनता रहा, और फिर बोला, बड़े अच्छे उसूल है जनाब, मैंने तो ऐसे होटल भी देखे हैं जहां बगैर कपड़ों के आना लाजमी होता है। मेरा ख्याल है इस होटल का नाम अखलाकी उसूल पसंद होटल रख दे। इमरान के लहजे में तारीफ के साथ साथ अकीदत का जज्बा भी शामिल था। मगर जनाब, आपने ये दोनों उसूल पूरे नहीं किए, इसलिए बेहतर ये है कि आप तशरीफ ले जाएं। इस बार मैनेजर के लहजे में हल्की सी तलखी थी। और अगर मैं ना चाहूं तो? जवाब में इमरान ने भी तल्ख लहजे में कहा, तो फिर हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मैनेजर ने इस बार खुलकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा, तो ठीक है, कर लो, मगर तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि मेरे लिए एक क्रीम कॉफी भेज दो। इमरान ने यूं जवाब दिया जैसे कान पर से मक्खी उड़ा रहा हो। आप उठते हैं या नहीं, या मैं बुलवाऊं पुलिस को? ये शुरफा का होटल है, आप जैसे बदमाशों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मैनेजर ने भरपूर गुस्से में कहा। उसकी आंखें शोले उगलने लगी थी, और अब होटल में मौजूद तमाम अफराद खामोश होकर ये तमाशा देखने में मसरूफ हो गए थे। चंद बैरे भी उस मेज के गिर्द इकट्ठे हो गए थे, जैसे मैनेजर अगर उन्हें हुक्म करे तो अभी इमरान को उठाकर बाहर फेंक देंगे। बुलाओ पुलिस को, ताकि मैं उन्हें बतलाऊं कि शुरपा के इस होटल के तहखाने में गैर मुल्की स्मगल शुदा शराब का खासा जखीरा मौजूद है। यकीनन महकुमा पुलिस मुझे हुस्न कारकर्दगी का एक क्लास सर्टिफिकेट देने पर मजबूर हो जाएगा। इमरान ने बड़े धीमे लहजे में जवाब दिया। उसकी आवाज सिर्फ मैनेजर ने सुनी, और उसी का रद्द अमल
उस पर बेहद शदीद हुआ। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आई थी और आंखों में उलझन के तासुरात नुमाया हो गए थे। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर उसने बड़े नरम लहजे में कहा, जनाब, अगर आपने कॉफी ही पीनी है तो आप मेरे कमरे में तशरीफ ले आए, मैं आपकी खिदमत करने में फख्र महसूस करूंगा। मिस्टर मैनेजर, अगर तुम्हें होटल चलाना है तो बेहतर यह है कि खामोशी से वापस चले जाओ और इस मेज पर से रिजर्वेशन का कार्ड भी उठाते जाओ और बेरे को कह दो कि मुझे एक डबल क्रीम कॉफी ला दे। इमरान ने इस बार बेहद संजीदा और तलख लहजे में कहा। उसी लम्हे उसके चेहरे पर हिमाकतों की तह की बजाय चट्टानों की सी संजीदगी उभर आई थी और मैनेजर लरस कर रह गया। गो दूसरे लम्हे इमरान के चेहरे पर दोबारा हिमाकतों का आबशार बहने लगा था, मगर मैनेजर को उसी एक लम्हे में इमरान के चेहरे पर सब कुछ नजर आ गया था। चुनांचे उसने अपने करीब खड़े बैरे को डपट कर कहा, साहब को एक डबल क्रीम कॉफी पेश कर दो जल्दी। और वो खुद मेज पर पड़ा रिजर्वेशन कार्ड उठाकर तेजी से वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसे यूं जाते देखकर हॉल में मौजूद तमाम अफराद बेहद हैरान हुए, मगर वो कर भी क्या सकते थे। जाहिर है मैनेजर की इस तरह वापसी से वो समझ गए थे कि नौजवान किसी अहम शख्सियत का मालिक है। चुनांचे चंद लम्हों के बाद वो सब उसे भूल भाल कर अपनी अपनी खुशगपियों में मसरूफ हो गए। बैरे ने क्रीम कॉफी लाकर इमरान के सामने रखी। इमरान ने कॉफी का मग उठाया और फिर जैसे ही उसकी नजरें उठी, उसे दूर एक कोने में ब्लैक जीरो मेकअप में बैठा नजर आ गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कॉफी सिप करनी शुरू कर दी। वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता कॉफी सिप करने लगा, अलबत्ता उसकी नजरें हॉल का बाकायदा जायजा ले रही थी। कॉफी पीने के बाद उसने एक तवील सांस ली और फिर बैरे को इशारा किया। बिल ले आओ, इमरान ने सपाट लहजे में कहा और बैरे ने चंद लम्हों में बिल लाकर उसके सामने रख दिया। इमरान ने जेब में हाथ डाला और एक बड़ा सा नोट प्लेट में डालते हुए बैरे से कहा, बाकी तुम्हारी टिप। और बैरे की आंखें हैरत से पटी की पटी रह गई। इतनी टिप तो इस होटल में आने वाले किसी रईस से रईस आदमी ने भी नहीं दी थी। मगर इमरान कुर्सी से उठकर बड़ी बेनियाजी से चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गेट पर मौजूद दरबान उसे यूं इत्मीनान से बाहर आते देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कोई बात करता, इमरान का हाथ जेब से बाहर आया और एक नोट दरबान की हथेली पर पहुंच गया। दूसरे लम्हे दरबान ने बड़े मोतबाना अंदाज में इमरान को सलाम कर दिया, मगर इमरान उसे देखे बगैर आगे बढ़ता चला गया और फिर बारी बारी वो तकरीबन तमाम बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स में गया, मगर ना कहीं गिरे के आदमियों ने उसे घेरा और ना ही कोई मशकूक आदमी उसे नजर आया। चुनांचे थक हार कर रात को उसने अपनी कार का रुख फ्लैट की तरफ मोड़ दिया। वो ज़हनी तौर पर बेहद बेजारी महसूस कर रहा था, क्योंकि इस तरह उसका तमाम प्रोग्राम दरम बरम होता नजर आ रहा था। कौमी असेंबली के फैसले में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे और 3 दिन से पहले पहले गिरे की गिरफ्तारी लाजमी थी, ताकि प्राइम मिनिस्टर को इत्मीनान से इतने अहम कौमी और मजहबी मसले का फैसला करने का मौका मिल जाए। मगर अब मसला ये था कि गिरे गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो चुका था। गोस ने टाइगर को प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत के लिए भेज दिया था, मगर उसे मालूम था कि गिरे इंतहाई इकदाम सिर्फ उस वक्त उठाएगा जब वो हर तरफ से मायूस हो जाएगा, और उस वक्त गिरे की गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं होगा। मुल्क लाजमी तौर पर इंतशार का शिकार हो चुका होगा। मगर अब वो गिरे को किस तरह बिल से बाहर निकाले, यही बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। यही सोचता हुआ वो अपने फ्लैट पर पहुंच गया। वो समझता था कि ब्लैक जीरो से फ्लैट पर पहुंचाकर वापस दानिश मंजिल चला गया होगा। लिबास तब्दील करके वो बेड पर लेट गया और उसकी रेडीमेड खोपड़ी ने गिरे के मुतालिक सोच विचार करना शुरू कर दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नींद की वादियों में गुम होता चला गया। अब इसके सिवा और हो भी क्या सकता था। जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी, ग्रे ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, ग्रे स्पीकिंग। उसने इंतहाई कर्क लहजे में कहा, बॉस, मैं 67 बोल रहा हूँ। जिस आदमी का आपने हुलिया देकर हमें तलाश करने का हुक्म दिया था, वो आदमी इस वक्त कैफे डिगार्ड में मौजूद है। दूसरी तरफ से एक मुअद्दिबाना आवाज उभरी। क्या तुम्हें यकीन है कि वही आदमी है? ग्रे ने चौंक कर पूछा। यस बॉस, हुलिये के मुताबिक कतई वो है, और दूसरी बात ये कि मैंने अच्छी तरह चेक किया है, वो मेकअप में भी नहीं है। हरकत से भी वो अहमक नजर आ रहा है। उसने लिबास भी अहमकों जैसा, मेरा मतलब मुख्तलिफ रंगों का लिबास पहन रखा है। 67 ने तफसीलात बताते हुए कहा, ओके, तुम उसकी मुकम्मल निगरानी करो। उसे छेड़ने या उसके सामने आने की जरूरत नहीं। नंबर 3 को फोन करके उससे मुकम्मल हिदायत ले लो, वो इस मिशन को कंट्रोल करेगा। गिरे ने उसे हिदायत दी और फिर क्रीडल दबाकर उसने एक और नंबर डायल किया। फौरन ये राब्ता मिल गया।
ग्रे स्पीकिंग। राब्ता मिलते ही ग्रे ने करक लहजे में कहा, नंबर 3 स्पीकिंग बॉस। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। नंबर 3, 67 ने अभी अभी मुझे कॉल किया है कि इमरान को उसने कैफे डिगार्थ में चेक कर लिया है। तुम अपने ग्रुप की मदद से उसकी मुकम्मल निगरानी करो और ये जरूरी है कि वो तुम्हारी तरफ से मशकूक ना होने पाए। इसके अलावा ये भी चेक करना कि उसकी कोई निगरानी कर रहा है या नहीं। जब वो अपने रिहाइशगाह में जाए फिर मुझे कॉल करके मजीद हिदायत ले लेना। गिरे ने उसे हिदायत दी और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। अभी रिसीवर रखकर वो कुर्सी पर सीधा ही हुआ था कि अचानक मेज पर मौजूद इंटरकॉम ने मौसीकी बिखेरनी शुरू कर दी। गिरे ने चौंक कर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और बटन दबा दिया। बटन दबते ही मौसीकी की आवाज बंद हो गई और उसकी बजाय एक निस्वानी आवाज उभरी, फॉरेन कॉल फॉर मिशन, प्लीज अटेंड। ओके, गिरे ने कहा और रिसीवर रख दिया। रिसीवर रखकर वो उठा और सीधा कमरे में मौजूद एक देव हैकल आयरनी अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक चपटा सा बॉक्स निकालकर उसके कोने से एक रॉड बाहर खींची और जेब से की रिंग निकालकर उसने उस रॉड को टच किया। की रिंग के रॉड के साथ टच होते ही बॉक्स में एक बल्ब जलने बुझने लगा। एस्केप ग्रे कॉलिंग ओवर। एस्केप ग्रे ने सख्त लेकिन सपाट लहजे में कहा, GM फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस स्पीकिंग ओवर। दूसरी तरफ से बावकार लहजे में कहा गया, फरमाइए क्या बात है। ग्रे ने लहजे को नरम करते हुए कहा। इसके बावजूद लहजे में काफी सख्ती मौजूद थी। मिस्टर ग्रे, मिशन की पोजीशन क्या है? ओवर। दूसरी तरफ से बावकार लहजे में पूछा गया। हम कामयाबी के करीब हैं। ओवर। ग्रे ने मुख्तसर लफ्जों में जवाब दिया। मिस्टर ग्रे, अगर आप अपने मिशन में नाकाम रहे तो मामलात बेहद खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान का वजीर आजम बैरूनी दबाव मानता नजर नहीं आ रहा। फिर हमारे हवारी मुल्क जो हमारे हक में दबाव डाल रहे हैं उसके मुकाबिल में है। दीगर मुस्लिम ममालिक हमारे खिलाफ फैसले पर दबाव दे रहे हैं, इसलिए बैरूनी दबाव के सिलसिले में हम ज्यादा पुरउम्मीद नहीं है। अब सिर्फ तुम्हारा सहारा बाकी रह गया है, इसलिए तुम्हें हर कीमत पर कामयाब होना है। ओवर। GM ने कहा, आप बेफिक्र रहे, मेरा नाम एस्केप ग्रे है और एस्केप ग्रे पूरी जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हुआ। यूरोपियन ममालिक भी जिनकी इंतहाई तरबियत याफ्ता और जदीद तरीन साइंसी हथियारों से लैस सीक्रेट सर्विसेज हैं, वो सब मेरा नाम सुनकर लरज उठते हैं। ये तो बेचारा है ही इंतहाई पसमानदा मुल्क। ओवर। एस्केप ग्रे ने बड़े फकरिया लहजे में कहा, ये तो हमें भी मालूम है, इसीलिए तो तुम्हारा इंतखाब किया गया था। मगर तुम जानते हो ये हमारे लिए जिंदगी मौत का सवाल है, इसलिए अगर तुम मुनासिब समझो तो मुख्तसर तौर पर हमें बता दो कि तुम किन लाइंस पर काम कर रहे हो ताकि हम अपने मेंबरान को तसल्ली दे सके। ओवर। GM ने कहा, मैं आपकी कैफियत समझता हूँ, इसलिए मुख्तसर तौर पर बतला देता हूँ कि मैंने वजीर आजम को ब्लैकमेल कर लिया है। अब अगर वजीर आजम ने मेरी बात ना मानी तो ना सिर्फ वो खुद बल्कि पूरा मुल्क किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और अगर इस तरह भी वो ना माना तो मैंने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। फैसला सुनाने से चंद घंटे पेशतर वजीर आजम का पत्ता ही साफ कर देना है। ओवर। एस्केप ग्रे ने जवाब दिया, बहुत खूब, ये ठीक है। बहरहाल 3 दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए तुम्हें हर लम्हे चौकन्ना रहना चाहिए। बाय बाय, ओवर एंड ऑल। GM ने मसरत भरे लहजे में कहा और गिरे ने भी मुस्कुराते हुए की रिंग दोबारा रॉड से टच किया और बल्ब बुझ गया। गिरे ने रॉड बंद करके बॉक्स दोबारा अलमारी में रखा और मुस्कुराता हुआ वापस अपनी मेज की तरफ बढ़ आया। जैसे ही वो मेज के करीब पहुंचा टेलीफोन की घंटी बज उठी। गिरे ने रिसीवर उठाया और अपने मखसूस करक लहजे में बोला, ग्रे स्पीकिंग। बॉस, मैं नंबर 3 बोल रहा हूँ। अली इमरान की हमने मुकम्मल निगरानी की है, उसकी निगरानी कोई भी नहीं कर रहा और इस वक्त वो अपने फ्लैट में मौजूद है। हमने ये भी मालूम कर लिया है कि उसके फ्लैट में उसके अलावा सिर्फ एक बावर्ची रहता है। नंबर 3 ने जवाब दिया, इस वक्त वहां तुम्हारे कितने आदमी मौजूद है? ग्रे ने सवाल किया। 10 आदमी जनाब। तो ऐसा करो कि उसे बेहोश करके हेडक्वार्टर पहुंचा दो। ये ख्याल रहे कि वो वाकई बेहोश हो और कोई आदमी तुम्हारे पीछे न लगा हो। जिस कार में उसे ले आया जाए बाकी कारें बाकायदा उसकी निगरानी करे। बेहद होशियारी से काम करना, वो इंतहाई चालाक अय्यार शख्स है। ग्रे ने नंबर 3 को हिदायत देते हुए कहा, आप बेफिक्र रहे बॉस, हम उसे इस तरह हेडक्वार्टर पहुंचाएंगे कि किसी और को तो क्या खुद उसके फरिश्तों को भी मालूम नहीं होगा। नंबर 3 ने जवाब दिया। ओके, ग्रे ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसे मालूम था कि नंबर 3 इमरान को ले आने में यकीनन कामयाब रहेगा, क्योंकि नंबर 3 इस काम में महारत का दर्जा रखता था और फिर वो दिल खोलकर
गॉसडिला का इंतकाम उससे ले सकेगा। इमरान चूंकि बेहद होशियार नींद सोने का आदी था, इसलिए जैसे ही उसके कानों में हल्के से खटके की आवाज पहुंची, उसने आंखें खोल दी। फिर दूसरे ही लम्हे वो चौंक पड़ा, क्योंकि आंख खुलते ही उसे एहसास हो गया था कि कमरे में दूधिया रंग की गैस फैलती जा रही है। गैस का मखरज भी उसे नजर आ गया था। ये गैस की होल से निकल रही थी। इमरान एक लम्हे में तमाम सिचुएशन समझ गया। चुनांचे दूसरे लम्हे उसने अपना सांस रोक लिया और आंखें मजबूती से बंद कर ली, ताकि गैस के असरात उसकी आंखों को मुतासिर न कर सके। चंद लम्हों बाद उसने दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज सुनी और फिर दरवाजा खुल गया। वो उसी तरह सांस रोके पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसने एक आंख को थोड़ा सा खोला। उसने देखा कि दरवाजा सपाट खुला हुआ है और गैस तेजी से बाहर निकलती जा रही है। दूसरे लम्हे उसने दो नकाबपोशों को कमरे में दाखिल होते देखा। वो सीधे इमरान के करीब आए और फिर उनमें से एक ने इमरान की कलाई पकड़कर उसकी नब्ज टटोलनी शुरू कर दी। ये बेहोश हो चुका है, उसने दूसरे से मुखातिब होकर कहा। अच्छी तरह चेक कर लो, बॉस ने कहा था कि ये बेहद चालाक और अय्यार शख्स है। ऐसा ना हो कि ये अदाकारी कर रहा हो और बाद में बॉस हमें कच्चा ही चबा जाए। दूसरे नकाबपोश ने कहा और पहले ने उसके सीने पर हाथ रखकर देखा और फिर उसकी आंखों के पपोटे खोल कर देखे, मगर इमरान तो पहले ही से सांस रोके पड़ा था, इसलिए जाहिर है उन्होंने उसे बेहोशी समझना था। ये कतई तौर पर बेहोश है, पहले नकाबपोश ने फैसलाकुन लहजे में कहा। तो ठीक है, इसे कंधे पर उठा लाओ और मेरे पीछे आओ, दूसरे नकाबपोश ने कहा और फिर पहले नकाबपोश ने झुककर इमरान को दोनों हाथों से उठाकर अपने कंधे पर लाद लिया और फिर वो दोनों तेज तेज कदम चलते हुए कमरे से बाहर निकल आए। उसी लम्हे दो और नकाबपोश भी वहां पहुंच गए। बावर्ची बेहोश है, पहले नकाबपोश ने आने वाले से पूछा। जी हाँ, आने वालों ने जवाब दिया। ठीक है, आओ, उसने कहा और फिर वो इमरान को लिए फ्लैट की सीढ़ियां उतरते चले गए। इमरान दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि उसने मुजरिमों के अड्डे में जाने की राह निकाल दी, वरना वो तो मायूस हो चुका था और कुछ और प्रोग्राम बनाने की सोच रहा था। नकाबपोशों ने इमरान को कार में डाला और फिर उनकी कार तेज रफ्तारी से फासलों को निकलने लगी। इमरान पिछली सीट पर दराज आंखें बंद किए तसव्वुर ही तसव्वुर में रास्ते का अंदाजा लगा रहा था। दारुल हुकूमत की तमाम सड़कें और उनके मोड़ उसके हाफजे पर नक्श थे, इसलिए फ्लैट से निकलकर जैसे ही कार चली उसे अंदाजा हो गया कि कार का रुख किस तरफ है। फिर जहां जहां कार दाएं या बाएं मुड़ती उसे अंदाजा होता चला जाता। चुनांचे तकरीबन 25 मिनट बाद जब कार रुकी और उसका हॉर्न मखसूस अंदाज में 2 दफा बजाया गया, तो इमरान समझ गया कि कार मुजरिमों के हेडक्वार्टर पर रुकी है। फिर कार दोबारा चली और थोड़ी दूर जाकर रुक गई। दूसरे लम्हे इमरान को कार से बाहर निकाला गया और फिर उसे कंधे पर लाते वो लोग इमारत में घुस गए। इमरान नीमता आंखें किए तमाम रास्ते बखूबी देख रहा था। मुख्तलिफ कमरों से गुजरकर वो एक लिफ्ट के जरिए नीचे तहखानों में उतरे और आखिरकार एक बड़े कमरे के दरमियान फर्श पर उसको लिटा दिया गया। ले आए, किसी ने ताकुब तो नहीं किया। एक गूंजदार आवाज सुनाई दी और इमरान आवाज से ही पहचान गया कि वो एस्केप ग्रे के सामने पहुंच गया है। नहीं बॉस, किसी को नहीं मालूम हुआ, एक नकाबपोश ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। ठीक है, इसे होश में ले आओ, एस्केप ग्रे ने अपने आदमियों को मुखातिब करके हुक्म दिया और चंद लम्हों बाद इमरान के चेहरे पर पानी की बौछार पड़ी और इमरान तड़पकर उठ बैठा। क्या कर रहे हो सुलेमान? क्या नलकों में पानी आ गया है? कमाल है, अब हमारी कारपोरेशन इस काबिल हो गई है कि नलकों में पानी पहुंचा सके। इमरान ने दोनों हाथों से आंखें मलते हुए कहा। हा हा हा, अच्छा मजाक कर लेते हो। अचानक गिरे का जोरदार कहकहा गूंजा और इमरान ने चौंक कर आंखें खोल दी। सामने ही दोनों हाथ कोलों पर रखे गिरे खड़ा था और इर्द गिर्द तकरीबन 22 आदमी स्टैंड गने उठाए उसे कवर किए हुए थे। अरे गिरे भाई, आप कब आए? खुश आमदीद। वो आए घर में हमारे ज़ह नसीब, इमरान ने एक झटके से उठते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो गिरे की तरफ यूं लपका जैसे मुसाफा करना चाहता हो। खबरदार, अगर हरकत की तो अभी गोलियों से भून दूंगा, गिरे ने जवाब में कड़कदार लहजे में कहा और इमरान के उठते हुए कदम यूं रुक गए जैसे किसी चलती हुई कार को फुल ब्रेक लगा दी जाए। अरे आखिर ऐसी भी क्या बेमुरवती, इतनी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई है और तुम लिफ्ट ही नहीं करा रहे, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। गिरे जवाब में उसे चंद लम्हों तक घूरता रहा, फिर बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसे चिड़ी मार ने गॉसडिला को बेबस कर दिया था। उसके लहजे में
ताज्जुब की आमेजिश नुमाया थी। अगर मैं चिड़ी मार हूं तो यकीनन गौसडिला किसी चिड़िया का नाम होगा, इमरान ने उसी तरह मासूम से लहजे में जवाब दिया। बहरहाल ये मेरा फैसला है कि गौसडिला के हाथों ही तुम्हारी हड्डियां तोड़वाऊंगा, गिरे ने फैसलाकुन लहजे में कहा। और फिर एक आदमी से मुखातिब होकर बोला, डॉक्टर को बुलाओ। वो आदमी फौरन मुड़कर बाहर चला गया। मगर तुम हड्डियां तोड़कर क्या करोगे? क्या उनका सुरमा बनाना है? अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें सालिम हड्डियों का सुरमा बनाने का अक्सरी नुस्खा बतला दूं। सारी उम्र के लिए तुम्हारी रोजी का धंधा बन जाएगा। इमरान ने तजवीज पेश की और गिरे की आंखों में गुस्से के चिराग जल उठे। जाहिर है उसके आदमी उससे आंखें मिलाकर बात करने के आदी नहीं थे और इमरान सबके सामने उसका मजाक उड़ा रहा था। शट अप यू नॉनसेंस। अगर गौसडिला का मसला दरमियान में ना होता तो मैं खुद ही तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींच लेता, गिरे ने इंतहाई कड़कदार लहजे में कहा। गौसडिला का मसला? ये क्या? गौसडिला कोई बहुत बड़ा हिसाबदान है। ये फिसागोरस का मसला तो हमने कोर्स की किताबों में पढ़ा है। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, अचानक बूढ़ा डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ और गिरे के सामने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा हो गया। देखो डॉक्टर, इस चिड़िया के बच्चे ने तुम्हारे गौसडिला का हशर किया था। मैं चाहता हूं कि अब गौसडिला मेरे सामने इसकी हड्डियां तोड़े, गिरे ने डॉक्टर से मुखातिब होकर कहा। और डॉक्टर बड़े हैरत भरे अंदाज में इमरान को सर से पैर तक देखने लगा। उसके चेहरे से महसूस हो रहा था कि जैसे उसे गिरे की बात का यकीन न आ रहा हो। हैरत से क्या देख रहे हो डॉक्टर? यही वो इमरान है जिसने गौसडिला को बेबस कर दिया था, गिरे ने मुस्कुराते हुए कहा। और इमरान ने डॉक्टर को आंख मार दी और डॉक्टर बेख्तियार झिम गया। गौसडिला कल तक इस काबिल हो सकेगा कि बासानी चल फिर सके, डॉक्टर ने गिरे से मुखातिब होकर कहा। तो ठीक है, हम इसकी जिंदगी का एक दिन और बढ़ा देते हैं, इसके गिरे ने नकुवत आमेज लहजे में जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया गिरे भाई। वैसे मेरी एक दरख्वास्त है कि मैं अभी तक कुंवारा हूँ, कल तो मैंने मरना ही है और सुना है कि कुंवारों का जनाजा नहीं होता, इसलिए ऐसा करो कि अगर तुम्हारे पास कोई लड़की हो तो उसकी शादी मुझसे कर दो, कम से कम मैं जनाजा तो जायज करा लूं, इमरान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। इसको ले जाओ और 7 नंबर में फेंक दो, 7 नंबर की कड़ी निगरानी की जाए, गिरे ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए अपने आदमियों को हुक्म दिया। और फिर स्टैंड गनों के घेरे में इमरान को कमरे से बाहर ले जाया गया और मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर वो एक कमरे के दरवाजे के सामने रुक गए। एक आदमी ने दरवाजा खोला और फिर इमरान को अंदर धकेल दिया गया। इमरान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ वो बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि सामने उसे बेड पर टाइगर पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नजर आया। टाइगर जिसे वो वजीर आजम के दिफा के लिए भेज चुका था। टाइगर, तुम और यहाँ? इमरान ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। हाँ इमरान साहब, मुझे कल रात को अगवा किया गया है और मेरी बजाय मेरे मेकअप में मुजरिमों का आदमी वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में भेज दिया गया है। मेरे पास चूंकि ट्रांसमीटर नहीं था इसलिए मैं आपको इत्तला नहीं कर सका, टाइगर ने नदामत आमेज लहजे में जवाब दिया। वेरी बैड टाइगर, तुमने गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी। इसका मतलब है आइंदा तुम पर एतमाद करना हिमाकत होगी। तुम यहाँ आकर इत्मीनान से बैठ गए। तुमने इतना नहीं सोचा कि वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में मुजरिमों का आदमी होने से वजीर आजम की जात को कितना बड़ा खतरा लाक हो सकता है। तुम्हें हर कीमत पर यहाँ से निकलकर मुझे इत्तला देनी चाहिए थी, इमरान ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। गुस्से के मारे उसका बुरा हाल था। मैंने पहले सोचा था कि यहाँ से फौरी तौर पर निकल जाओ, मगर फिर मैं इसलिए रुक गया कि मेरे आपको इत्तला देने और आपके बंदोबस्त के दौरान कहीं मेरी गुमशुदगी की वजह से वो वजीर आजम को नुकसान न पहुंचा बैठे, टाइगर ने दबे दबे लहजे में कहा। और तुम्हारे यहाँ बैठे रहने से तो उन्होंने वजीर आजम को दूध पिलाना है, इमरान ने झुंझुलाते हुए जवाब दिया। अब भला टाइगर क्या जवाब देता? इमरान बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। कौमी असेंबली के फैसले में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे और उसके नजरिए के मुताबिक वजीर आजम की जान शदीद खतरे में थी, क्योंकि उसे जाती तौर पर यकीन था कि वजीर आजम और कौमी असेंबली ने अक्सरियत के मुताबिक फैसला करना है, और उसे यह भी मालूम था कि कौमी असेंबली ने कल अपने फैसले से खुफिया तौर पर वजीर आजम को मुत्तला करना है। 2 दिन बाद कौमी असेंबली के इजलास में इस फैसले का ऐलान किया जाएगा, और कल जब कौमी असेंबली अपने फैसले से वजीर आजम को मुत्तला करेगी तो वजीर आजम का पर्सनल सेक्रेटरी जरूर उससे आगाह हो जाएगा, और चूंकि सेक्रेटरी मुजरिमों का आदमी है इसलिए मुजरिमों को भी इस फैसले का इल्म हो जाएगा, और ये बात यकीनी है कि उन्होंने और कोई चारेकार न देखते हुए उस पर्सनल सेक्रेटरी के जरिए वजीर आजम को कत्ल करवाने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। इसलिए जो कुछ भी होना चाहिए कल दोपहर तक हो जाना चाहिए।
ग्रे को और उसके पर्सनल सेक्रेटरी को कल दोपहर से पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए, वरना फिर पानी सर से गुजर जाएगा। यही कुछ सोचता हुआ इमरान कमरे में टहलता रहा। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात नुमाया थे। मजबूरी ये थी कि उसके पास ट्रांसमीटर नहीं था। वो जब रात को सोने लगा था तो वॉइस ट्रांसमीटर वो अलमारी में रख चुका था, क्योंकि उसे इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि मुजरिम उसे यूं अगवा कर लेंगे, वरना अगर ट्रांसमीटर होता तो वो ब्लैक जीरो को मुत्तला करके कोठी पर रेड करवा सकता था। और अब उसके पास इतना वक्त बाकी नहीं बचा था कि वो मुजरिमों के अड्डे से बाहर निकले और फिर सीक्रेट सर्विस के जरिए मुजरिमों के हेडक्वार्टर पर हमला करके उन्हें गिरफ्तार करे। इसलिए अब हर सूरत में उसे खुद ही मुजरिमों को यहाँ काबू करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारेकार भी बाकी नहीं रह गया था। गो ये बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि हालात ही इतने नाजुक थे कि अगर वो 1% भी नाकाम हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा और मुल्क भी तबाह होकर रह जाएगा। मगर इमरान को अपने आप पर एतमाद था, इसलिए उसने आखिरकार मुजरिमों से खुद ही अकेले निपटने का फैसला कर लिया। और फैसला करके वो अब उनसे निपटने के तरीकेकार पर गौर करने लगा। उसकी मदद के लिए सिर्फ टाइगर ही था और कमरे से बाहर उनकी कड़ी निगरानी की जा रही थी। इन सबसे निपटने के बाद ग्रे पर हाथ डालना नामुमकिन था, मगर वो इमरान ही क्या जो नामुमकिन को मुमकिन न कर दिखाए। चुनांचे उसने टाइगर से मुखातिब होकर कहा, टाइगर तैयार हो जाओ, हमें अभी और इसी वक्त एक्शन शुरू कर देना चाहिए। मैं कल दोपहर से पहले ग्रे को हर कीमत पर काबू करना चाहता हूँ। मैं तैयार हूँ जनाब, आप देखेंगे कि मैं आपके हुक्म की तामील में अपनी जान तक लड़ा दूंगा, टाइगर ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, अचानक कमरा जोरदार कहकहे से गूंज उठा और ये कहकहा सुनकर इमरान और टाइगर दोनों उछल पड़े। इमरान का दिल चाहा कि दीवार से सर टकराकर खुदकुशी कर ले। उससे हिमाकतों पर हिमाकतें होती चली जा रही थी। टाइगर को यूं अचानक सामने देखकर वो एहतियात का दामन हाथ से छोड़ बैठा था। जाहिर है उनकी बातचीत कमरे से कहीं और सुनी जा रही थी। ये एक मामूली सी बात थी जिसका ख्याल करना उसकी फितरत का जुज बन चुका था, मगर उसका क्या किया जाए कि इमरान भी बुनियादी तौर पर इंसान ही था। एक लम्हे के लिए तो उसकी आंखों में शदीद उलझन के तासुरात उभरे, मगर दूसरे लम्हे वो पुरसुकून हो गया। कहे की गूंज खत्म होने के बाद एस्केप ग्रे की आवाज कमरे में गूंज उठी, अली इमरान, तुम अभी मेरे मुकाबले में तिफल मकतब हो। तुम कतई बेफिक्र रहो। जो कुछ तुम सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। होगा वही जो मैं सोचूंगा। तुम्हारे वजीर आजम को हर कीमत पर मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला करना ही पड़ेगा। एस्केप ग्रे ने नाकाम होना सीखा ही नहीं। एस्केप ग्रे का लहजा नकुवत और तन से भरपूर था। उसकी बात खत्म होते ही एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और कमरे के इकलौते दरवाजे पर आहनी चादर की शीट गिर गई। अब उन दोनों के बाहर निकलने के तमाम इम्कानात यकसर मादूम होकर रह गए। गिरे, ये तुम्हारी भूल है कि इस मुल्क से कामयाब होकर लौटोगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त तुम्हारे आदमी मुझे यहाँ ले आए हैं, मैं उस वक्त होश में था, और चूंकि मैं खुद तुमसे मिलने के लिए बेकरार था इसलिए चला आया, और अब भी तुम्हारा ये कमरा मुझे रोक नहीं सकता। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब दिया। हा, अली इमरान, अपनी खसियात को छुपाओ नहीं। बहरहाल मैं उस वक्त तक तुम्हें जिंदा रखूंगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं, ताकि तुम अपनी खुली आंखों से मेरी कामयाबी देख सको। बाय बाय। ग्रे की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही हल्की सी खटक की आवाज सुनाई दी और इमरान समझ गया कि उसने राब्ता खत्म कर दिया है। इमरान ने गहरी नजरों से कमरे का जायजा लिया और फिर उसे तस्लीम करना पड़ गया कि वो बेबस पंछी की तरह पिंजरे में कैद हो चुका है। उसके दिमाग में एक भूचाल सा आया हुआ था, मगर कमरे से बाहर निकलने की कोई तरकीब फिर भी उसकी समझ में नहीं आ रही थी। जिंदगी में पहली बार इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो शिकस्त खा चुका हो, एक ऐसी शिकस्त जिसके बाद उसका जिंदा रहना फिजूल था। ये एक बड़ा कमरा था जिसके दरमियान में एक बहुत बड़ी मेज पर एक देहकल ट्रांसमीटर रखा हुआ था और मेज के पीछे एक सोफा नुमा कुर्सी पर एस्केप ग्रे बैठा हुआ था। सामने दीवार के साथ 10 आदमी हाथों में स्टैंड गने उठाए चौकन्ने खड़े थे। स्टैंड गने उन्होंने कांधे पर लटकाई हुई थी। मेज के करीब ही एक और कुर्सी पर देवसाद गौसडीला भी बैठा हुआ था और उसके साथ ही दूसरी कुर्सी पर डॉक्टर भी सिमटा बैठा था। फिर क्या ख्याल है गौसडीला, इमरान को बुलवाओ, मगर ये ख्याल रखना कि अगर इस बार इमरान ने तुम्हें शिकस्त दे दी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मार दूंगा। ग्रे ने संजीदा लहजे में गौसडीला से मुखातिब होकर कहा, बॉस, मेरा खून खौल रहा है, इंतकाम की आग से मेरी हड्डियां सुलग रही है। आप एक बार उसे मेरे सामने खड़ा कर दे, उसके बाद देखिए मैं उसका हशर क्या करता हूँ। यकीन करे,
क्या आपको भी उसकी हालत देखकर रहम आने लगेगा? गॉसडिला ने इंतहाई जोशीले अंदाज में जवाब दिया। क्यों डॉक्टर, क्या ख्याल है? गिरे ने डॉक्टर से मुखातिब होकर कहा। गॉसडिला हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है और मुझे यकीन है कि इस बार वो नौजवान अपनी हड्डियां सलामत नहीं ले जाएगा। डॉक्टर ने एतमाद भरे लहजे में जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं उसे बुलाता हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए रुका हुआ था कि मुझे मोशे की कॉल का इंतजार था। मैं चाहता था कामयाबी की खबर सुनने के बाद मैं इत्मीनान से इमरान का हशर देखूं। गिरे ने जवाब दिया। आप बेफिक्र रहें बॉस, आपको दुनिया की कोई ताकत नाकामी का लफ्ज नहीं सुना सकती। आपने जिस काम में हाथ डाला है आप कामयाब रहे हैं, और फिर ये मुल्क तो वैसे ही पसमानदा है। ये लोग आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं? गॉसडिला ने खुशामदाना लहजे में जवाब दिया। शायद उसे इमरान से इंतकाम लेने की जल्दी थी। हाँ, ये तो ठीक है। चलो दोनों कामयाबियां इकट्ठी हो जाए तो अच्छा है, गिरे ने फैसलाकुन लहजे में कहा, और फिर उसने सामने खड़े हुए आदमी से मुखातिब होकर कहा। शोमेर, 7 नंबर के दोनों कैदियों को यहाँ ले आओ और ध्यान रखना वो किसी किस्म की गलत हरकत ना करे। बेहतर बॉस, वैसे अगर आप हुक्म करें तो उन दोनों को बेहोश करके यहाँ ले आया जाए, शोमेर ने जवाब दिया। हाँ, ये ठीक है। ऐसा ना हो कि वो अपनी गलत हरकत से तुम लोगों के हाथों खत्म हो जाए और गॉसडिला की हसरत दिल की दिल में रह जाए, गिरे ने शोमेर को इजाजत देते हुए कहा। गॉसडिला कुर्सी पर बैठा बार बार अपनी मुट्ठियां कस रहा था। उसकी नजरें हॉल के दरवाजे पर जमी हुई थी। तकरीबन 10 मिनट बाद हॉल का दरवाजा खुला और फिर शोमेर और उसके 5 मुसल्लह साथी इमरान और टाइगर को कंधों पर लादे हॉल में दाखिल हुए, और उन्होंने इमरान और टाइगर को कमरे के फर्श पर लिटा दिया और खुद मुअद्दबाना अंदाज में पीछे हटकर खड़े हो गए। इमरान को देखते ही गॉसडिला एक झटका खाकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ठहरो, इसे होश में आने दो, गिरे ने गॉसडिला से मुखातिब होकर कहा। फिर उसके इशारे पर शोमेर ने आगे बढ़कर इमरान को थप्पड़ मारकर होश में लाना चाहा, मगर दूसरे लम्हे इमरान तड़पकर उठा और फिर पलक झपकने में उसने शोमेर को उठाकर गिरे पर दे मारा। स्टैंड गनों से मुसल्ला अफराद ने चौंक कर अपनी स्टैंड गनें सीधी कर ली, मगर गिरे ने हाथ का इशारा करके उन्हें रोक दिया। गिरे पर फेंके हुए शोमेर को गॉसडिला ने दरमियान में ही झपट लिया और एक झटके से उसे दूर फेंक कर कदम बढ़ाता हुआ इमरान के सामने आ खड़ा हुआ। इमरान भी शोमेर को फेंक कर वहीं रुक गया था। इस वक्त उसके चेहरे पर दरिंदगी और बर्बरियत नुमाया थी। उधर गॉसडिला का भी यही हाल था। फिर इससे पहले कि गॉसडिला इमरान की तरफ बढ़ता, इमरान ने गिरे से मुखातिब होकर कहा। गिरे, मुझे उम्मीद है तुमने अपनी नाकामी की खबर सुन ली होगी, इसलिए तुम्हारे लिए यह बेहतर है कि तुम शिकस्त तस्लीम करके अपने आप को मेरे हवाले कर दो। यकीन रखो, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी की मौत मारूंगा। इमरान के लहजे में दरिंदगी का तासुर नुमाया था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई चीता कुर्रा रहा हो। हा हा हा, नाकामी और गिरे दो मुसाद चीजें हैं मिस्टर इमरान। मैं अपने आदमियों की कॉल का इंतजार कर रहा हूँ जिसने मुझे कामयाबी की खबर सुनानी है, गिरे ने इस्तेज़ाइया अंदाज में कह कहा मारते हुए कहा। और गिरे की बात का इमरान पर बड़ा अजीब व गरीब रद्द अमल हुआ। उसके चेहरे पर इत्मीनान व सुकून के आसार छाते चले गए और एक बार फिर इमरान के चेहरे पर हिमाकत का नकाब चढ़ गया। उससे दरअसल इत्मीनान हो गया था कि हालात अभी काबू से बाहर नहीं हुए। कमरे से निकलने का मसला था जिसने उसे बेबस कर दिया था। अब वो मुतमईन था कि वो पांसा पलटने में कामयाब हो जाएगा। अरे, इस मुर्दा हाथी को तुमने फिर जिंदा कर लिया, बहुत खूब, बड़ा ढीठ है ये, इमरान ने मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में गॉसडिला की तरफ इशारा करते हुए कहा। उधर टाइगर भी होश में आ चुका था। उसने ये नजारा देखा तो वो खामोशी से उठकर खड़ा हो गया। वैसे गॉसडिला को देखकर उसकी आंखों में ताज्जुब के आसार नुमाया हो गए थे। इतना कवि हैकल आदमी उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। इमरान तो उसके सामने हकीर सा बोना दिखाई दे रहा था। गॉसडिला इमरान की बात सुनकर तेजी से आगे बढ़ा, मगर उसी लम्हे इमरान तेजी से 4 कदम पीछे हट गया। उसके अंदाज से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो गॉसडिला से खौफजदा हो गया हो। टाइगर को पहली बार इमरान की हालत पर तरस आने लगा। भला इमरान इस देवजात का कैसे मुकाबला कर सकता था? ये उसके तस्वुर में भी नहीं था और वो अपनी जगह सच्चा भी था, क्योंकि ये तो डॉक्टर का कमाल था कि उसने गॉसडिला को एक बार फिर इमरान के मुकाबले पर ला खड़ा किया था, वरना गॉसडिला एक लिहाज से मर चुका था। गॉसडिला ने जब इमरान को यूं पीछे हटते देखा तो उसने एक जोरदार कहकहा लगाया और फिर मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ वो आगे बढ़ा। जाहिर है इमरान कहां तक हट सकता था। उधर इमरान अपनी जगह खड़ा
गॉसडिला को देख रहा था। इमरान और गॉसडिला की नजरें मिली और फिर ज्यादा से ज्यादा 2 कदम बढ़ने के बाद एकदम गॉसडिला टटक कर रुक गया। इमरान और वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को घूर रहे थे। आगे बढ़ो गॉसडिला, रुक क्यों गए? ग्रे ने कुर्सी पर से उठकर गॉसडिला की तरफ बढ़ते हुए ताज्जुब आमेज लहजे में कहा। गॉसडिला, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि ग्रे को उठाकर दीवार से दे मारो, इमरान ने अचानक तहकुमाना लहजे में कहा। और फिर गॉसडिला किसी मशीन की तरह मुड़ा और दूसरे लम्हे करीब मौजूद ग्रे उसके हाथों पर उठता चला गया। इससे पहले कि ग्रे इस कायापलट के रद्द-ए-अमल पर संभलता, गॉसडिला ने पूरी ताकत से ग्रे को दीवार की तरफ उछाल दिया और ग्रे किसी फुटबॉल की तरह एक धमाके से दीवार से टकराकर नीचे आ गिरा। हॉल में मौजूद दीगर अफराद ये सूरत हाल देखकर बुत बने खड़े रहे और उसी लम्हे इमरान ने पलटकर टाइगर को मखसूस इशारा कर दिया और फिर इमरान और टाइगर दोनों ने बैक वक्त अपने करीब खड़े मुसल्लह आदमियों की स्टेन गनों पर हाथ डाल दिए और पलक झपकने में स्टेन गनें उनके हाथों में आ चुकी थी। इससे पहले कि बाकी मुसल्लह आदमी कुछ समझते या कुछ करते, टाइगर और इमरान दोनों की स्टेन गनों ने लगातार शोले उगलने शुरू कर दिए और फिर चंद लम्हों बाद ही मैदान साफ हो गया। हॉल में मौजूद 15 मुसल्लह आदमी एक ही बाड़ में जमीन बोस हो गए। गॉसडिला, ये क्या कर रहे हो? ग्रे ने उठकर इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा, मगर गॉसडिला खाली खाली नजरों से खड़ा ग्रे को देख रहा था। डॉक्टर की आंखें भी शदीद ताज्जुब से फट गई थी। उसने जो कुछ देखा था उसका तस्वुर तो वो ख्वाब में भी नहीं कर सकता था। एस्केप ग्रे, ये गॉसडिला तुम्हारा ही पाला हुआ है और अब मैं इसके हाथों तुम्हें अंजाम तक पहुंचाऊंगा। शिकस्त खोरदा आदमी से दोबारा लड़ना अली इमरान की तौहीन है। इमरान ने स्टेन गन को हाथ में तोलते हुए बड़े बाएतमाद लहजे में कहा, यह नामुमकिन है, ये गलत है। गॉसडिला, होश में आओ और इसके टुकड़े उड़ा दो, ग्रे ने गुस्से से चीखते हुए कहा। गुस्से की शिद्दत से उसके मुंह से कफ निकलने लग गया था। गॉसडिला, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि ग्रे की कोई हड्डी सलामत नहीं रहनी चाहिए। आगे बढ़ो और मेरे हुक्म की तामील करो, इमरान ने इंतहाई तहकुमाना लहजे में गॉसडिला से मुखातिब होकर कहा और गॉसडिला उसका हुक्म मिलते ही मशीन की तरह ग्रे की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ गॉसडिला, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ग्रे ने चीख कर कहा और दूसरे लम्हे उसने फुर्ती से रिवॉल्वर जेब से निकाल लिया। मगर उसी लम्हे इमरान की स्टैंड करने कहकहा लगाया और ग्रे के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरा। ये फाउल है ग्रे, हिम्मत करो और गॉसडिला से मुकाबला करो, आखिर मैंने भी तो गॉसडिला से खाली हाथ मुकाबला जीता था, इमरान ने बड़े तंजिया अंदाज में ग्रे से कहा। और फिर ग्रे गुस्से की शिद्दत से अंधा होकर उछला और उसने गॉसडिला के सीने पर फ्लाइंग किक मारनी चाही। गॉसडिला ने झपटकर उसे पकड़ना चाहा और फिर ग्रे की एक टांग उसके हाथ में आ गई। दूसरे लम्हे उसने ग्रे के जिस्म को हवा में गर्दिश देनी शुरू कर दी और फिर उसने एक झटके से ग्रे को एक दीवार से खींच मारा और ग्रे के मुंह से जोरदार चीख निकली। उसी लम्हे ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज बुलंद होने लगी। इमरान तेजी से ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे ग्रे ने भी ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ना चाहा, मगर गॉसडिला ने रास्ते में ही उसे रोक लिया और वो एक बार फिर वहशियों की तरह एक दूसरे पर झपट पड़े। उनकी लड़ाई से यूं महसूस हो रहा था जैसे दो वहशी सांड एक दूसरे से टकरा रहे हों। उधर इमरान ने बड़े इत्मीनान से ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया और रिसीवर कान से लगा लिया। हेलो बॉस, मोशे स्पीकिंग, हेलो ओवर। दूसरी तरफ से एक मुअत्तबाना आवाज सुनाई दी। एस्केप ग्रे स्पीकिंग, ओवर। इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। जाहिर है उसका लहजा और अंदाज एस्केप ग्रे से हूबहू मिलता था। बॉस, अभी अभी कौमी असेंबली ने वजीर आजम को अपने फैसले से मुत्तला कर दिया है। उन्होंने अक्सरियत के हक में फैसला दिया है। अब आप हुक्म करें, ओवर। मोशे ने तेज तेज लहजे में कहा। मोशे, बेफिक्र होकर वहीं रहो, मैंने वजीर आजम से बात कर ली है, उनका फैसला हमारे हक में होगा, किसी किस्म की कार्रवाई की जरूरत नहीं है, ओवर एंड ऑल, इमरान ने जवाब दिया और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। उसी लम्हे एक कड़क की आवाज हॉल में गूंजी और उसके साथ ही कर्मनाक चीख भी। इमरान ने मुड़कर देखा तो गॉसडिला ने ग्रे को नीचे दबा रखा था और उसके सीने पर अपना सुतूनुमा घुटना रखे उसके बाजू की हड्डी तोड़ रहा था। डॉक्टर हॉल के कोने में खड़ा थर थर कांप रहा था और टाइगर की स्टेन गन उसकी तरफ उठी हुई थी। इमरान धीरे से मुस्कुराया और उसने ट्रांसमीटर पर एक मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट की और फिर बटन दबा दिया। चंद ही लम्हों में राब्ता कायम हो गया। हेलो ब्लैक जीरो, मैं इमरान बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। इमरान साहब, आप
कहाँ है? यहाँ वजीर आजम और सर सुल्तान ने मेरा नाटका बंद कर रखा है। वो गिरे के मुतालिक फौरी तौर पर जानना चाहते हैं। ओवर। ब्लैक जीरो ने परेशानी से पूछा। ब्लैक जीरो, वजीर आजम और सर सुल्तान को एक्स2 की तरफ से पैगाम दे दो कि वो मुतमईन होकर काम करे। गिरे खत्म हो चुका है, अब उन्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। ओवर। इमरान ने जवाब दिया। अच्छा, मगर ये सब कुछ हुआ कैसे? आप कहाँ गायब हो गए थे? ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा, तफसीलात का मौका नहीं है। तुम वजीर आजम और सर सुल्तान को पैगाम देने के बाद अपने साथियों समेत नशीमन कॉलोनी की नीले रंग की कोठी पर रेड करो, मैं वहीं मौजूद हूँ। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके इत्मीनान से गॉस्टिला और गिरे की तरफ मुड़ गया। उसने देखा कि गॉस्टिला ने गिरे के दोनों हाथों और टांगों की हड्डियां तोड़ दी थी और अब गिरे के सीने पर अपने भारी भरकम मुक्के बरसा रहा था। गिरे बेहोश होने के करीब था। इमरान बड़े इत्मीनान से मेज के किनारे से लगकर ये तमाशा देखने लगा और फिर इमरान ने देखा कि गिरे की मद्दम होती हुई आंखों में यकदम एक चमक सी उभरी और दूसरे लम्हे उसने सर उठाकर पूरी कुव्वत से गॉस्टिला के एक हाथ पर, जिससे उसने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी, अपने दांत जमा दिए। गॉस्टिला ने एक झटका देकर उसके दांतों से अपना हाथ छुड़ाया, मगर गिरे की आंखों में अजीब सा इत्मीनान उभर आया था। दूसरा लम्हा इमरान के लिए भी हैरत अंगेज साबित हुआ जब उसने देव हैकल गॉस्टिला को अचानक जर्द पड़ते देखा और फिर चंद ही सेकंड में गॉस्टिला पहलू के बल नीचे लुढ़क गया। उसका पूरा जिस्म तेजी से जर्द पड़ता जा रहा था और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के बाद गॉस्टिला के मुंह से जर्द रंग का मादा बह निकला और फिर उसने तड़पकर अपना सर एक तरफ डाल दिया। वो खत्म हो चुका था। जहर। इमरान गिरे की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया। वो समझ गया कि गिरे जहर खाने का आदी है और गिरे इस हद तक जहरीला हो चुका है कि अब जहरीले से जहरीला सांप भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने अपनी स्टेन गन सीधी की और दूसरे लम्हे गिरे पर गोलियों की बारिश हो गई। चंद लम्हों बाद गिरे का जिस्म गोलियों से छलनी हो गया था। उसके जख्मों से खून की बजाय जर्द रंग का मादा बाहर निकल रहा था और टाइगर आंखें फाड़े हैरत से ये सब देख रहा था। इमरान की स्टेन गन ने रुख बदला और फिर डॉक्टर के हलक से भी चीख निकल गई। वो भी गोलियों की बारिश में उलटकर नीचे गिरा और उस गरीब को तड़पने की मोहलत भी ना मिली। इमरान साहब, क्या गॉस्टिला पर आपने हिप्नोटिज्म किया था? टाइगर, जो न जाने कब से ये सवाल पूछने के लिए बेकरार था, इसलिए उसने फौरन ही सवाल जड़ दिया। हाँ टाइगर, इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं था। मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था कि मैं लड़ाई भिड़ाई में अपना वक्त जाया करता। गॉस्टिला का आसाबी निजाम पहले ही मेरे हाथों काफी मुतासिर हो चुका था, इसलिए इस बार बड़ी आसानी से ट्रांस में आ गया। और ये गिरे और जर्द बात था? टाइगर ने मजीद पूछा। गिरे जहर खाने का आदी था, इस हद तक कि वो खुद मुजस्सम जहर बन चुका था। इमरान ने जवाब दिया और फिर वो गिरे की कुर्सी पर इत्मीनान से बैठकर ब्लैक जीरो और उसके साथियों का इंतजार करने लगा। उसे इत्मीनान था कि आखिरकार उसने मुल्क को एक भयानक तरीन खतरे से बचा लिया। खत्म शुद्ध।